Hello students, welcome back to the channel guys, and in this video we are going to start with the next chapter of your subject। और आज जिस चैप्टर को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या है आपका? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेज हैं वो डिस्कस करेंगे हम, और इसे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं आप कवर कर लेना, ठीक है। और आज इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि अगर मान लो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और पैसे चाहिए तो, या फिर बिजनेस के दौरान भी पैसे लगते हैं, है ना। स्टार्ट कर रहे हो तो भी चाहिए, या एक्सपैंड कर रहे हो तो भी चाहिए, ऑपरेट कर रहे हो तो भी चाहिए, तो वो पैसे आएंगे कहाँ से, वो फाइनेंस आएगा कहाँ से, वो कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले एक माहौल बनाएंगे अपना पढ़ने का और एक स्टोरी से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आखिर होता क्या है। देखो, ये है रोहन, ये इसकी बेकरी है, दिख रही है। इसको क्या है, इसको पैसे चाहिए, ठीक है। इसको एक्सपैंड करना है, इसका बिजनेस तो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अब इसको एक्सपैंड करना और इसको क्या चाहिए, मनी चाहिए। रोहन की एक स्मॉल बेकरी थी और वो अब क्या हो गई है, पॉपुलर हो गई है, पॉपुलर होती जा रही है। तो उसको उस डिमांड को पूरा करने के लिए, मतलब एक्सपैंड करने के लिए नए ओवन्स चाहिए और ज़्यादा स्टाफ हायर करना है, डिलीवरी सर्विस भी ऐड करनी है कि अब हम घर घर भी पहुंचाने वाले हैं, मतलब वो भी उसको करना है। तो मतलब ये बहुत कुछ करने का सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। उसके पास सेविंग्स तो है लेकिन सेविंग से काम नहीं होगा, उसको और पैसा चाहिए। तो अब वो सोच रहा है कि ये पैसे वो लाएगा कहाँ से। बैंक से लोन ले ले, इन्वेस्टर्स से पैसे ले ले, शेयर इशू कर दे, या फैमिली से ही बोरो कर ले। ये शो करता है कि वाई एवरी बिजनेस नीड सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आपको सेविंग से नहीं होगा। मान लो आपको एक्सपैंड करना, आपको 50-60 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो कितनी सेविंग होगी आपके पास, या फैमिली से भी कितना ही बोरो कर लोगे। और भी तो सोर्सेज आपको ढूंढने पड़ेंगे, टैप करने पड़ेंगे, जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट को क्या कर पाओ, पूरा कर पाओ। तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि कौन कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अगर इन फ्यूचर आप बिजनेस करते हो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि वो पैसा लाने का एक, जैसे कि हमें मोबाइल चाहिए, हम कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं, या फिर ऑनलाइन मार्केट जाते हैं और वो ऑर्डर करते हैं। वैसे ही फाइनेंस चाहिए तो कोई तो मार्केट प्लेस होगी जहाँ से हम उसे उठा सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट यहीं से आती है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक प्लेस या कह दो सिस्टम, जगह या सिस्टम जहाँ पे पीपल हु हैव एक्स्ट्रा मनी, वो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, लाइक सेवर्स हो गए, जिन्होंने सेव करके खूब पैसा रखा है, या इन्वेस्टर्स हो गए जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके पास पैसे हैं। मतलब वो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है मीट करते हैं उन लोगों से जिनको मनी की ज़रूरत है, जैसे कि बिजनेस या गवर्नमेंट। लाइक गवर्नमेंट को पैसों की नीड है, हम यहाँ बिजनेस पर्सपेक्टिव से आगे समझ रहे हैं क्योंकि हम कमर्शियल स्टडी पढ़ रहे हैं। तो जैसे बिजनेस को पैसों की ज़रूरत है तो एक प्लेस होगी, मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक प्लेस, एक सिस्टम है जहाँ पे जिसको पैसा चाहिए और जिसके पास बहुत पैसा है, जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, लगाने के लिए तैयार है, वो लोग आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं और आपस में क्या करते हैं, उस चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं। वो उसको पैसा चाहिए तो वो उसको पैसा दे देता है, और उसको जिसको पैसे मिल रहे हैं वो उसको इन रिटर्न इंटरेस्ट पे कर देगा या कुछ प्रॉफिट में हिस्सा दे देगा, जो भी तरीका चूज़ किया है वो करके देगा। हैंस दे एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट लाइक शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। अब जो ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब हम अभी 1 बाय 1 बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये याद रखो कि पैसा अगर चाहिए और पैसा देने वाला तो उसको ऐसे ही नहीं दे देगा कि उसने उठा के ऐसे ही इसको पैसा दे दिया। अब जैसे कोई कंपनी है, वो क्या इशू करेगी, शेयर इशू करेगी, और शेयर के थ्रू लोग जिनके पास पैसा है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उसका शेयर खरीद के उसको पैसा दे देंगे, उसके पास पैसा आ जाएगा। तो शेयर इशू किया, उसके फॉर्म में आ गया, डिबेंचर इशू किया तो फिर पैसा आ गया। तो वह कहाँ पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट पे कर रहे हैं और इस तरीके से पैसा ले रहे हैं। या फिर बैंक
है जो लोन लेना चाहती है और सामने वाला है जिसको पैसा चाहिए, तो बैंक से उसने क्या कर दिया, लोन ले लिया। तो वो लोग आपस में मीट हुए, मिले और बैंक ने उसको पैसा दे दिया और उसकी नीड पूरी होगी और उसको इन्वेस्ट करना था, मतलब पैसा देना था जिससे वो इंटरेस्ट कमा पाए, वो उसने कर लिया। तो दोनों का पर्पस क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली क्या होती है, एक प्लेस होता है, एक सिस्टम होता है जहाँ पे वो लोग जिनको एक्स्ट्रा मनी है और वो लोग जिनको पैसों की ज़रूरत है मिलते हैं और आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं फाइनेंशियल एसेट। लाइक उसने अपनी कंपनी है, लाइक तो उसने अपने शेयर डिबेंचर इशू कर दिया और सामने वाले ने उसको खरीद के उसको पैसे प्रोवाइड कर दिए, वो उसका क्या हो गया, ओनर बन गया। ये भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसे, बट याद रखना है कि इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन पीपल हु हैव एक्स्ट्रा मनी एंड दोज हु नीड मनी। मतलब जिसको एक्स्ट्रा मनी है, ये है इनके पास बहुत पैसा और ये है इनको पैसों की क्या है, इनको पैसों की ज़रूरत है। तो ये आएंगे, इनसे मिलेंगे और ये जब इनको मनी दे देंगे, वो प्लेस जो सिस्टम जिसके थ्रू ये एक्सचेंज होगा वो क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है। अब मनी किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, लाइक लोन के फॉर्म में दे सकते हैं कि हमें तुम इंटरेस्ट देना, या मान लो इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने कहा कि हम शेयर इशू करेंगे और हमारे शेयर खरीद लेना, तुम हमारे ओनर बन जाओगे, जितने का शेयर खरीदोगे उतनी तुम्हें हमें हमारे कंपनी में क्या मिल जाएगी, ओनरशिप मिल जाएगी। तो उस तरीके से तुम हमारे यहाँ पैसा लगा सकते हो और हमें पैसा दे सकते हो, उसमें हम तुम्हें डिविडेंड देते रहेंगे, सब अभी समझेंगे। बट एक तरीके बताया है कि किस तरीके से ये आपस में मिलके एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। आप वन बाय वन समझेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं आपके फाइनेंशियल मार्केट की। पहला है कैपिटल मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट। मतलब ये मार्केट में भी दो तरीके के मार्केट हैं, इसमें दो तरीके की मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट और एक है आपकी मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है, लॉन्ग टर्म फंड, वो मार्केट जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड मिल पाते हैं। देखो बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे कुछ एक ही साल के लिए ही ज़रूरत के लिए चाहिए। आपको मान लो लैंड और बिल्डिंग खरीदनी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, तो क्या आप उसको एक साल में वापस कर दोगे कि आपने ये सोच लिया कि शॉर्ट टर्म में ले लेते हैं और एक साल वापस नहीं कर पाओगे। जब तक वो बनेगा, रिटर्न देगा, तो उसको साल लग जाएंगे। तो फिर साल में जब बैकअप बनाओगे तब रिटर्न करने की स्थिति में आओगे। तो इसलिए आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए, ठीक है, मोर देन 1 ईयर के लिए फंड चाहिए, तो आप कहाँ पे जाओगे, कैपिटल मार्केट में जाओगे। और कैपिटल मार्केट में आपको वो फंड किस फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि आपने शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, बॉन्ड इशू करे। अब एक कंपनी जिसको बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो कैसे उतना अपनी लॉन्ग टर्म नीड की पूरी करेगी। उस लॉन्ग टर्म नीड को फॉलो करने, फुलफिल करने के लिए वो फाइनेंशियल मार्केट में, डेट इज कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट के थ्रू क्या करेगी, वो उस नीड को पूरा करेगी। किस फॉर्म में, शेयर इशू करेगी। कंपनी के शेयर इशू कर दिए उसने, ठीक, और शेयर जिन लोगों ने खरीदे उन्होंने क्या दिया, पैसे दिए उसको, फिर वो पैसे पाइलअप होके क्या हुए, एज अ कैपिटल उसके पास आ गए और फिर वो उसको इन्वेस्ट कर सकता है और अपनी नीड को फुलफिल कर सकता है। ठीक, अभी शेयर का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, आपने अकाउंट्स में थोड़ा बहुत समझा भी है इसको। मनी मार्केट क्या होती है, शॉर्ट टर्म फंड होते हैं। शॉर्ट टर्म फंड मतलब कि यहाँ पे आपको वो फंड मिलेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट आपको सिर्फ 1 साल से कम की है। ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंट, कहाँ यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, ये भी अभी पढ़ने वाले हैं। बट ये याद रखना कि अगर आपको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए तो आप कहाँ पे जाएंगे, कैपिटल मार्केट में, और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए फंड चाहिए, शॉर्ट टर्म नीड के लिए फंड चाहिए, तो आपको वो फंड कहाँ से मिलेंगे, मनी मार्केट में। इन दोनों मार्केट में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फंड रेज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म फंड के लिए आप शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक्सचेंज करोगे, और मनी मार्केट में आपको ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी जैसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये फंड रेज करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक। अभी बेसिक में बस ओवरव्यू हम ले रहे हैं, डिटेल में भी हम एक एक चीज़ों को समझेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। कैपिटल मार्केट इंक्लूड करती है ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड टू बिजनेस। अब हमें ये क्लियर हो गया था ना इससे पहले, अब आज हम डिटेल में समझेंगे कैपिटल मार्केट को। हमने वो क्लियर हो गया कि अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, तो हम कहाँ पे जाएंगे, कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट में वो ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी, इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे या इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे जो आपको लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करते हैं आपके बिजनेस के लिए। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, ये सब लोग हो गए, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट जिनको आप ट्रेड करोगे लाइक शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड है, इसके थ्रू आप क्या कर पाओगे, लॉन्ग टर्म फंड अपना रेस कर पाओगे। कंपनी यूज दिस मार्केट टू गेट मनी फ्रॉम देयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंपनी इस मार्केट में अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या कर पाती है, फंड इकट्ठा कर पाती है। लाइक अगर उसको
लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, ठीक है, तो फिर वो उसको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, और वो लॉन्ग टर्म फंड उसको कहाँ से मिलेगा, कैपिटल मार्केट से। इन दिस मार्केट मैनी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू रेस फंड, यहाँ पे फंड रेस करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि ओनरशिप सिक्योरिटीज और क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी, जैसे हमने बोल नहीं रहे कि शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अपना फंड्स को रेस करते हो, ठीक है। ओनरशिप सिक्योरिटीज क्या है, ओनरशिप सिक्योरिटी लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लाइक आप मान लो आप कंपनी हो, ठीक है, आपको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। अब ये लॉन्ग टर्म फंड तो एक आदमी कितना ही दे देगा, आपको तो बहुत सारा चाहिए, तो आप क्या करते हो, एज अ कंपनी शेयर इशू करते हो। लाइक मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे 10 लाख, मान लो मुझे 10 लाख रुपए रेस करने हैं, तो मैंने क्या किया, अपने फर्म के, अपने कंपनी के नाम के शेयर इशू कर दिए, छोटे छोटे, अपनी इस पूरी कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लाइक एक शेयर मान लो मैंने कर दिया 100 नहीं 1000, तभी बहुत ये हो जाएगा, 1000 का एक शेयर हो जाएगा 10,000 मान लो मैंने शेयर इशू कर दिए, तो एक शेयर 100 रुपये का, या फिर मान लो 1 लाख शेयर इशू कर दिए और मुझे टोटल कैपिटल 10 लाख रेस करनी है, तो जब 1 लाख शेयर इशू करी और एक शेयर कितने का है मेरा, 10 रुपये का, तो बहुत सारे लोग हैं पब्लिक जिनको भाई किसी कंपनी, जैसे रिलायंस अपना इशू करती है शेयर, आपको उसका शेयर खरीदना होता है, आपको पता है एक शेयर 10 रुपये का है, आपके पास जितने भी पैसे लगे 1000 है, तो मैंने उसके 100 शेयर खरीद लिए। 100 शेयर खरीदने का मतलब है कि मेरे उस कंपनी की कैपिटल में इतने रुपए की क्या हो गई, ओनरशिप हो गई है, 100 शेयर की ओनरशिप हो गई है, मतलब उसकी जो कैपिटल उसने रेस की है उसमें मेरा भी पैसों का हिस्सा जुड़ गया है। अब वो जो भी कमाएगी उसमें मुझे मेरे जो भी मेरा हिस्सा है उस पे 1% डिविडेंड जो भी फिक्स्ड है या फिर नहीं फिक्स्ड है, आपको जितना वो सोच के चली कि इतना मान लो इतना मेरा प्रॉफिट होगा 1 लाख, तो मैं अपने सारे इक्विटी शेयर होल्डर को, कंपनी ने सोचा कि 6% डिविडेंड बांटूंगी, तो उसका 6% मुझे वो देगी जब जब उसको प्रॉफिट अर्न होगा। तो इस तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, शेयर इशू करके लॉन्ग टर्म फंड रेस कर सकती है, और लोग भी खरीदेंगे क्योंकि उनको भी एक एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी पता है उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा जब भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका शेयर का। तो ओनरशिप सिक्योरिटी लाइक प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी अभी हम डिटेल में समझेंगे, इक्विटी शेयर से थोड़ा एडवांस है, थोड़ा एडवांस इन द सेंस में आपको कुछ प्रेफरेंस मिल जाएंगी, इसीलिए हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, बाकी है तो ये शेयर के ही जैसा, ठीक है। तो ओनरशिप सिक्योरिटी इन द सेंस यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड तो बिजनेस रेस करेगी, लेकिन उसको अपनी क्या देनी पड़ेगी, ओनरशिप देनी पड़ेगी। ओनरशिप इन द सेंस अपनी कंपनी में जो भी लोग उसको पैसा दे रहे हैं उनका शेयर परचेज करके उनको ओनरशिप देनी होगी, वो उसके ओनर बन जाएंगे उस अमाउंट तक, जितना अमाउंट तक उन्होंने उनके कंपनी में क्या कर दिया है, बाय परचेजिंग शेयर पैसा लगा दिया है। क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, लाइक डिबेंचर एंड बॉन्ड, यहाँ पे कंपनी को कोई ओनरशिप नहीं देनी पड़ती है अपनी, यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने मान लो लोग से भी गवर्नमेंट करती है, बट गवर्नमेंट पे नहीं जाएंगे, बिजनेस पे आएंगे, तो बिजनेस क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं। डिबेंचर इशू का सेंस क्या है कि शेयर की तरह वो ये नहीं कहते कि तुम हमको जो पैसा दे रहे हो वो हम उसमें आपका हमारी कैपिटल में हिस्सा है तो आप हमारे ओनर बन जाओगे तो हम आपको डिविडेंड देंगे अपने प्रॉफिट में, वो ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करती है। डिबेंचर में उसका ये कॉन्सेप्ट रहता है कि आप लोग हमारे डिबेंचर खरीदो, लाइक मान लो 100 रुपये का एक डिबेंचर इशू कर दिया, 10 रुपये का, इसी तरीके से कि 10 लाख हमें चाहिए, तो 10 लाख में मैंने मान लो एक 10,000 डिविडेंड इशू करे, एक डिविडेंड की कॉस्ट मेरी 10 रुपये है मान लो, तो जो लोग डिबेंचर खरीदेंगे मेरे, उनको मैं कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दूंगी, उनका मैं एक इंटरेस्ट फिक्स कर दूंगी कि आपने जो भी खरीदा उसमें हम आपको 6% डिविडेंड पे करेंगे। तो अब जो लोग जितना भी पैसा कंपनी को एज अ लोन दे देगी डिबेंचर के फॉर्म में, उसको उतना फिक्स परसेंट हमेशा इंटरेस्ट के फॉर्म में वो हर महीने या जो भी डिसाइडेड है वो पे करेगी, तो वो होता है डिबेंचर। तो यहाँ पे आप कोई ओनरशिप नहीं देते हो कि आप ओनर बन गए हो तो एज अ ओनर जब प्रॉफिट होगा तो हम आपको डिविडेंड देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे है कि आपसे हमने मनी रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो जो भी हमने इंटरेस्ट आपको बताया है द स्टार्टिंग टाइम ही कि इतना परसेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, डिबेंचर पे इतना परसेंट हम डिबेंचर देंगे, इंटरेस्ट देंगे, उतना ही ब्याज आपको हर महीने जो भी डिसाइडेड है कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ओनरशिप नहीं मिलती, यहाँ पे आप एज अ क्रेडिटर कंपनी के साथ जुड़ जाते हो। तो सो सिंपली हम कहें कि कैपिटल मार्केट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट है, ऑर्गेनाइज मार्केट है, जहाँ पे कंपनी लॉन्ग टर्म मनी रेस करती है शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड को इशू करके। तो क्लियर हो गया कि कैपिटल मार्केट में कंपनी
या बिजनेस को जब भी लॉन्ग टर्म फंड की नीड है तो वो जाएगा कैपिटल मार्केट में। और कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो लॉन्ग टर्म फंड रेज कर सकता है? शेयर के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू और बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट आता है आपका कि कैपिटल मार्केट के क्या क्या फंक्शंस हैं। कैपिटल मार्केट का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब इसके फंक्शंस क्या क्या है? पहला है प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट। प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट मतलब सेविंग हैबिट प्रमोट करता है। सेविंग हैबिट मतलब अब जैसे कि आपको पता है कि कैपिटल मार्केट में मैं कंपनी है जो अपने शेयर इशू कर रही है और मैं शेयर को खरीद के क्या कर सकता हूँ, अपना पैसा वहाँ लगा सकता हूँ और रेगुलर जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो डिविडेंड अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैंने एज अ डिवेंचर के फॉर्म में कंपनी को लोन दे दिया और मुझे उसमें फिक्स इंटरेस्ट कंपनी हर महीने देगी, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक सेविंग हैबिट आएगी। सेविंग हैबिट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट, कि अपना पैसा सेव करो और कहीं उसको इन्वेस्ट करो, इंस्टेड कि उसको मेकअप में या किसी भी खर्चों में लगा दो। आपको ये हैबिट बिल्ड हो जाएगी कि आपको सेव करना है और अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग मनी आइडल, पीपल इन्वेस्ट इन शेयर, डिबेंचर एंड म्यूचुअल फंड। आप अपना कभी कभी लोग मोस्टली क्या करते हैं, घर में पड़ा हुआ है पैसा रखे हुए हैं, कुछ नहीं फर्क। अब आप क्या करोगे, जब कैपिटल मार्केट आपको पता है इतनी अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप उससे डिविडेंड कमा सकते हो, उससे इंटरेस्ट कमा सकते हो, तो आपके अंदर एक हैबिट आएगी कि आप अपना पैसा आइडल मत पड़ा रहने दो, उसको इन्वेस्ट करो, उसको शेयर, डिबेंचर या म्यूचुअल फंड में लगाओ। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, प्रोवाइड सेफ एंड प्रॉफिटेबल ऑप्शन टू इन्वेस्टर। अब कैपिटल मार्केट क्या है, आप खुद सोचो, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे आप अपना पैसा लगा के अर्न कर सकते हो। तो ये सेफ और प्रॉफिटेबल ऑप्शंस देता है उन इन्वेस्टर को जिनको अपना पैसा भी इन्वेस्ट करना है और उससे अर्न भी करना है। सेफ भी है क्योंकि सब कैपिटल मार्केट में है और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो भी आपको डील कर रहे हैं, लाइक रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शेयर इशू करती हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्टेड है, सेफ है आपका पैसा। ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी चीज़ में लगा दिया है कि आपको उसके बारे में कुछ पता ही ना हो। तो इन्वेस्टर चूज कर सकते हैं इक्विटी शेयर फॉर हायर रिटर्न एंड बॉन्ड फॉर फिक्स्ड इनकम। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिस पे भी आप पैसा लगाना चाहो, चाहे आप इक्विटी शेयर में लगाओ, चाहे जिससे आप हाई रिटर्न कमाओ, या फिर बॉन्ड्स में लगाओ। बॉन्ड्स में क्या होता है, वही है इंटरेस्ट डिवेंचर की तरह कि आपकी इनकम क्या है, फिक्स्ड है, जो आपको इंटरेस्ट बताएगा उतना आपको मिलेगा। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मीन इन्वेस्टर कैन इजीली सेल देयर सिक्योरिटी इन द मार्केट एंड कन्वर्ट देयर मनी इनटू कैश व्हेनेवर नीडेड। अब ऐसा नहीं कि कैपिटल मार्केट में मान लो आपने किसी के शेयर खरीद लिए हैं, ठीक है, तो अब आप फंस गए हो, वो पैसा आपको वहाँ पे फंस गया। नहीं, आपको मान लो लग रहा है कि मुझे ये शेयर जो मेरे पास हैं रिलायंस की कंपनी के, मान लो मेरे पास 500 शेयर है, मुझे लग रहा है कि मुझे ये शेयर नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप स्टॉक मार्केट में जाके उसको बेच सकते हो और जिसको उसे खरीदना होगा वो खरीद लेगा, तो आपको तुरंत पैसे उसके मिल जाएंगे। अभी आप कभी भी अगर आप मोस्टली आप सब लोग आई थिंक करते हुए होंगे इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स में एंड ऑल में, तो आपको ऐसा पता होगा कि वहाँ पे जब भी आपको अपना पैसा चाहिए तो आप अपने शेयर्स वगैरह बेच सकते हो और अपना पैसा ले सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएगा आप पे। तो सेलिंग शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज टू गेट क्विक कैश, ठीक है, आपके पास ये लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है, ऐसा कोई भी फेयर नहीं है कि मेरा पैसा तो फंस जाएगा, मैंने शेयर या कुछ खरीद लिया तो फिर अब मैं नहीं पैसा वापस पा पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको आराम से ट्रेड कर सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, प्रोवाइड फंड टू बिजनेस एट रीजनेबल कॉस्ट। ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए तो अच्छा है कि उसको फंड मिल जा रहे हैं रीजनेबल कॉस्ट पे, ठीक, जैसे कंपनी मनी को रेज कर सकती है बाय इशूइंग डिबेंचर इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्सपेंसिव लोन। आप लोन लो, मान लो लोन आपको 12% पे मिल रहा है, लेकिन डिबेंचर आपने इशू कर दिए सिर्फ 6% पे, तो आपको चीप रेट पे, अफोर्डेबल रेट पे मनी रेस करने का ऑप्शन मिलता है कैपिटल मार्केट के थ्रू। नेक्स्ट इज रेडी मार्केट, बोरोवर्स गेट इमीडिएट मार्केट टू सेल देयर शेयर, बॉन्ड एंड डिबेंचर। रेडी मार्केट है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट बनेगी फिर होगा, ऑलरेडी वहाँ पे बोरोवर्स हैं, ऑलरेडी वहाँ पे सेलर हैं, आप आराम से जाके वहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। रेडी मार्केट है आपके लिए, जिनको पैसा चाहिए वो आराम से जाके अपने शेयर और डिबेंचर वगैरह इशू करें। लोग हैं वहाँ पे मार्केट में अवेलेबल जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं, और इजीली आपको वहाँ से फंड रेज हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ फंड, हेल्प्स ट्रांसफर फंड फ्रॉम पीपल हु सेव इन्वेस्टर टू दोज हु नीड मनी। काम ही यही है,
कैपिटल मार्केट का, कि जिसको पैसा चाहिए और जो पैसा लगाना चाहते हैं उनको आपस में मिलाना और एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना। जैसे पब्लिक से भी गो टू द बिजनेस थ्रू स्टॉक मार्केट, बिजनेस है, लोगों को अपना पैसा, जिनके पास है, पब्लिक के पास सेविंग है, उनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, और बिजनेस को पैसा रेज करना है, वो शेयर इशू करेगी, वो अपना शेयर परचेज कर लेंगे इन्वेस्टमेंट करके, और उनको अपना शेयर मिल जाएगा, उनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और उनको अपना फंड मिल जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ फंड को फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि जो लोगों की सेविंग है उसको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में क्या कर देता है, कैपिटल मार्केट कन्वर्ट कर देता है, लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मान लो आपके पास पैसा है और वो घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं, वो अगर जब तक मार्केट में नहीं है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है, कंट्री की ग्रोथ में नहीं हेल्प कर रहा, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। बट जब आप स्टॉक मार्केट के थ्रू उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो, तो वो पैसा अब क्या हुआ, इन्वेस्ट होकर मान लो बिजनेस के पास चला गया, बिजनेस को पैसा चाहिए था, आपने शेयर खरीद लिया, इन्वेस्ट कर दिया उधर, तो बिजनेस क्या करेगा, उससे प्रोडक्शन करेगा, उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, तो फर्दर आपका कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मेंटेन बैलेंस बाय एडजस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मान लो डिमांड फंड की हाई हो गई, कैपिटल मार्केट में क्या हुआ, कैपिटल मार्केट में ये हुआ कि लोग, डिमांड जो है फंड की बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या करेगी, कैसे कैपिटल मार्केट बैलेंस करेगी डिमांड और सप्लाई को, तो वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगी। जैसे बहुत लोग डिमांड करेंगे हमें भी आपका शेयर चाहिए, हमें भी आपका चाहिए, तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, फिर जिनके अंदर इतना होगा कि वो उतना इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हैं, लाइक वही उसको परचेज करेंगे। इफ़ द डिमांड फंड की लो है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देंगे। तो कैपिटल मार्केट एक बैलेंस भी बनाती है बाय एडजस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल आपको कितने कॉस्ट पे मिल रही है उसको एडजस्ट करके। अगर डिमांड जो है फंड की ज़्यादा है तो हम कैपिटल रेट को क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर डिमांड आपकी लो है तो हम इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ कर देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड करें फंड की और वो सप्लाई हो पाए आसानी से, ठीक है। तो इसमें भी आप फंक्शंस को याद रखेंगे। 8 टोटल फंक्शंस हैं 1 बाय 1 जो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं। तो कैपिटल मार्केट्स के फंक्शंस हमने समझ लिए, अब हम समझेंगे कि कैपिटल मार्केट हमारी कितनी तरीके की होती है। तो कैपिटल मार्केट हमारे 2 टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, हमने पहले फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा था। फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप्स पढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट के हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, 2 टाइप्स पढ़ रहे हैं, दैट इज योर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो वी ऑलरेडी स्टडी दैट कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड। हमें पता है कैपिटल मार्केट से हम लॉन्ग टर्म फंड रेज कर सकते हैं, बाय इशूइंग शेयर डिबेंचर बॉन्ड। हमें लंबे समय के लिए फंड चाहिए तो हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे, वहां से हम रेज कर सकते हैं। अब यही कैपिटल मार्केट 2 और पार्ट में डिवाइड हुई है। पहला है प्राइमरी मार्केट, मतलब कि वो मार्केट जहां पे आप नए इश्यूज करते हो, और सेकेंडरी मार्केट जहां पे ऑलरेडी जो इशू कर चुके हो शेयर डिबेंचर, उसमें ही आपका एक्सचेंज बाय और सेल होता है। तो हेयर कंपनीज इशू न्यू सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेज फ्रेश फंड। मान लो आप नए बिजनेस हो, आपको पहली बार क्या करना है, अपना फंड शेयर इशू करना है कैपिटल को रेज करने के लिए, फंड को रेज करने के लिए। तो आप किस मार्केट में उसको इशू करोगे, आप उसको इशू करोगे प्राइमरी मार्केट में। तो जब कंपनी नए सिक्योरिटीज को पहली बार इशू करती है, पहली बार फंड को रेज करने के लिए, तो वो होती है प्राइमरी मार्केट। इन्वेस्टर बाय डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, और इसमें इन्वेस्टर जो है वो कंपनी से डायरेक्टली बाय करते हैं, ठीक, क्योंकि कंपनी ही पहली बार क्या कर रही है, इशू कर रही है, तो कहीं और नहीं जाएंगे कि कहीं और से उनको शेयर मिलेंगे, सिंस वो फ्रेश शेयर हैं, फ्रेश टाइम इशू हो रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली कंपनी से क्या कर देते हैं, उसको खरीद लेते हैं। लाइक जोमेटो ने लॉन्च किया अपना उसका इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार कंपनी आई, उसने पहली बार अपने शेयर इशू करे लोगों से लॉन्ग टर्म फंड रेज करने के लिए, तो वो उसने कहाँ से करेगा, वो प्राइमरी मार्केट से करेगा, ठीक। तो कंपनी गॉट न्यू मनी फॉर एक्सपेंशन, और उसको एक्सपेंशन के लिए पैसे मिल गए, ठीक है। लोगों का ट्रस्ट बन गया था जोमेटो, फिर उसको एक्सपैंड करना था, उसको पहली बार उसको लगा कि हमें पब्लिक से पैसे लेना चाहिए, शेयर इशू करने चाहिए, तो उसने फर्स्ट टाइम इशू किया, तो वो कहाँ पे होगा, आपका प्राइमरी मार्केट पे।
नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मार्केट। हेयर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड बिटवीन इन्वेस्टर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंपनी पहली बार फंड रेस कर रही है और पहली बार उसने शेयर इशू करे हैं। पहली बार क्या है तो प्राइमरी मार्केट, बट ये सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब जो सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं, जैसे कि मान लो जोमेटो ने अपनी सिक्योरिटी इशू कर दी हैं, ठीक है, हो चुकी हैं बहुत पहले या 1 साल पहले या इशू होने के जस्ट तुरंत बाद लोगों ने खरीद लिया। अब लोगों को क्या हो रहा है कि अब लोगों को है कि हमें उसको क्या करना है, बेचना है, ठीक है, उसको हमें बेचना है, हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे वो प्राइमरी मार्केट में तो करेंगे ना, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में तो पहली बार ही हो रहा है, तो वहाँ से कहाँ से बेचना शुरू कर दोगे। अब बेचने के लिए एक और मार्केट बनाई गई है, वो है आपकी सेकेंडरी मार्केट, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू हो चुकी है उनको इन्वेस्टर्स आपस में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व, इन्वेस्टर बाय एंड सेल अमंग देमसेल्फ। कंपनी यहाँ पे नहीं आएगी, कंपनी आएगी प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि कंपनी उस टाइम पे पहली बार दे रही हो और इन्वेस्टर्स वहाँ से शेयर ले रहे हैं। बट एक बार शेयर इशू हो गया, कंपनी का काम खत्म। अब जो भी लोगों ने शेयर खरीदा है, अगर मान लो फर्दर उनको बेचना है या किसी और को उसको शेयर खरीदने हैं, तो वो ट्रेडिंग कहाँ पे होगी, वो होगी सेकेंडरी मार्केट में। यू बाय रिलायंस शेयर फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर ऑन NSE एंड BSE, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। आपको अगर कोई शेयर खरीदना है किसी कंपनी का, लाइक जो ऑलरेडी इशू हो चुका है, किसी और के पास वो है, आपको भी चाहिए, तो वो बेचने को तैयार, आपको खरीदना है, तो आप लोग कहाँ पे मिलोगे, आप लोग मिलोगे सेकेंडरी मार्केट में। द कैपिटल मार्केट हैज़ 2 पार्ट, प्राइमरी मार्केट वेयर कंपनी इशू न्यू मनी एंड सेकेंडरी मार्केट वेयर इन्वेस्टर ट्रेड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। दोनों लोग मिलके क्या बनाते हैं, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉन्ग टर्म फंड रेज करते हैं कैपिटल मार्केट से। और अगर आपका कंपनी फर्स्ट टाइम इशू कर रही है अपने शेयर, डिबेंचर वगैरह फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, तो वो कहाँ पे करेगी, वो करेगी आपका प्राइमरी मार्केट में। और अगर ये उसका सेकेंड टाइम मतलब इन द सेंस की कंपनी इशू कर चुकी, खत्म हो गया, अब लोग आपस में जिन्होंने खरीदा है वो बेचना चाहते हैं और नए लोग खरीदना चाहते हैं, तो वो तो अपना काम कर चुकी, कंपनी वहाँ पे इन्वॉल्व थी। अब फर्दर किसी को लाइक इशू हो गया, उसके बाद उसे खरीदना है, और कुछ लोग हैं जो उसको ऑलरेडी बेचना चाहते हैं जिनके पास है, तो वो आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं बायर और सेलर, वो कहाँ पे करेंगे, वो करेंगे आपका सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि अब यहाँ पे कंपनी का कोई रोल इन्वॉल्व नहीं होगा, कंपनी का काम खत्म हो गया। प्राइमरी मार्केट में उसने अपने जितने भी लोग खरीदना चाह रहे थे उसे डायरेक्टली उनको सेल आउट कर दिया, अब उनका काम वहाँ से ओवर। अब अगर किसी को बेचना है, किसी को खरीदना है, तो वो अपना जाके सेकेंडरी मार्केट में उसकी ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका दोनों मार्केट के टाइप्स का, प्राइमरी और सेकेंडरी। डिफरेंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या डिफरेंस है। पहला है नेचर ऑफ सिक्योरिटी के बेसिस पे, यहाँ पे न्यू सिक्योरिटी इशू होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू हो गई उसको ही खरीदा और बेचा जाता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी, यहाँ पे तो हमें पता है कंपनी डायरेक्टली सेल कर रही है इन्वेस्टर को फंड रेस करने के लिए, बट यहाँ पे कंपनी नहीं इन्वॉल्व होती। यहाँ पे जिन लोगों ने खरीद लिया और जो लोग बेचना चाह रहे हैं और जो लोग नए हैं जो और खरीदना चाह रहे हैं उनसे जो लोग बेचना चाह रहे हैं, तो वो अपना सेकेंडरी मार्केट में आ जाएंगे। कैपिटल फॉर्मेशन, ये डायरेक्टली प्रमोट करती है कैपिटल फॉर्मेशन, कंपनी को डायरेक्टली मिलता है पैसा, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, कैपिटल फॉर्म होती है। ये इनडायरेक्टली प्रमोट करती है कैपिटल फॉर्मेशन, ये डायरेक्टली नहीं प्रमोट करेगी, ये आपका इनडायरेक्टली प्रमोट करेगी, लिक्विडिटी दे देगी लोगों को कि आपके पास पैसा है, आपको अपना पैसा, मान लो आपके पास पैसा है, ठीक है, और आपको शेयर है, आपको अपने शेयर बेचने हैं, तो आप बेच सकते हो, आपके पास पैसा आ सकता है, आप उस पैसे से फर्दर कुछ भी कर सकते हो, लाइक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगता है आप कर सकते हो। तो उस तरीके से ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, डायरेक्टली नहीं हेल्प करेगी। बाइंग एंड सेलिंग, वंस बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, यहाँ पे क्या होता है प्राइमरी में, सिर्फ बाइंग होती है, मतलब जो कंपनी इशू कर रही है अपने नए शेयर बेच रही है और आप सिर्फ जाके खरीद रहे हो, सिर्फ बाय कर पाते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो, यहाँ वो लोग भी होंगे जो बेचना चाहते हैं और आपको भी फर्दर मान लो किसी और का शेयर खरीदना है तो आप वहाँ पे खरीद भी सकते हो। तो बाइंग एंड सेलिंग दोनों होती हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस इज डिसाइडेड बाय कंपनी इशूइंग द सिक्योरिटी, यहाँ पे कंपनी इशू कर रही है पहली बार तो वो प्राइस डिसाइड करेगी कि उसको कितने प्राइस पे शेयर अपना इशू करना है पहली बार लोगों को। यहाँ पे प्राइस डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिसाइड होता है। मान लो आपने देखा होगा शेयर मार्केट प्राइस हाई जाते हैं, लो जाते हैं, वो क्यों जा रहे हैं, डिमांड और सप्लाई की वजह से। अगर डिमांड ज़्यादा है, बहुत लोग उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो अपना शेयर जो लोग मान लो मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास
किसी कंपनी का रिलायंस का शेयर है, ठीक है, और मुझे पता है इस शेयर को बहुत लोग खरीदना चाह रहे हैं मेरे से, तो मैं क्या करूँगी, उसको और बढ़ा के बेचूंगी सेकेंडरी मार्केट में, जिससे ज़्यादा लोग मुझे ज़्यादा पैसा दे दें, ठीक है। जो लोग पैसा दे सकते हैं, वो लोग ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, वो खरीद लेंगे, जो नहीं दे पाएंगे वो नहीं खरीदेंगे। तो आपके पास क्या आ गई, पावर आ गई डिमांड के थ्रू प्राइस को मैनिपुलेट करने की। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिसाइड होगा कि कितनी डिमांड है। मान लो आपके पास जो शेयर उसकी डिमांड बहुत है, तो आप अपना शेयर बेचना चाहो तो उसको अच्छे प्राइस पे बेच सकते हो। लोकेशन की बात करें तो नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन कैन बी डन थ्रू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। आप बैंक के थ्रू, कंपनी बैंक से टाई अप कर सकती है कि हम अपना शेयर पहली बार इशू कर रहे हैं, तो आप बैंक अकाउंट के थ्रू लोगों को मतलब अलाउ करिए कि वो हमारे शेयर परचेज करें ऐसा, या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो सपोर्ट करते हैं इसमें उनसे टाई अप करके फंड रेज कर सकती है। यहाँ पे अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो आप स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो ट्रेडिंग ऐप्स के थ्रू, ठीक है। तो ये था आपका कि कैसे आप क्या करोगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में किस किस तरीके से आप वर्क करोगे, नए शेयर को कहाँ इशू करते हैं, और एग्जिस्टिंग शेयर को अगर आपको खरीदना तो आप कहाँ से उसको बाय करोगे, या अगर बेचना है तो कहाँ करोगे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कैपिटल मार्केट के 2 टाइप्स में। नेक्स्ट आता है आपका सोर्सेज ऑफ रेजिंग कैपिटल। अब हम बात करेंगे कि आपको अगर कैपिटल रेज करनी है तो कौन कौन से सोर्सेज हैं उसको रेज करने के लिए। यही आपका चैप्टर भी बेसिकली था कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि पैसा चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ रेजिंग कैपिटल, कि अगर हमें कैपिटल रेज करना है तो हम वो कैपिटल कहाँ से रेज करने वाले हैं, ठीक। तो कैपिटल रेज करने के 2 मेन सोर्स हैं, एक है ओन्ड फंड और एक है बोरोड फंड। ओन्ड फंड क्या होता है, ओन्ड मतलब क्या, जो फंड हमारे पास है जिसको हम ओन करते हैं, वो फंड क्या है, ओन। बोरोड फंड क्या है, जो हमने बोरो किया है किसी से, मतलब हम रेज कर सकते हैं, या तो पैसा अपने पास से लगा सकते हैं या तो पैसा हम बाहर से उधारी ले सकते हैं। तो 2 तरीके हो सकते हैं, आपको भी अगर पैसा चाहिए तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ओन ले लो, लाइक अपनी फैमिली से ले लिया, आपका हो गया, वो भी सब फैमिली वाले अपने ही हैं, तो आपका कैसे हो गया, आपने खुद का सेविंग लगा दी, फैमिली से ले ली, ठीक है, तो वो ओन फंड हुई है। लेकिन अगर आपने बोरो करा, किसी बैंक से ले लिया लोन, तो वो हो गया बोरोड फंड। तो सोर्स 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होता है ओन फंड, एक होता है बोरोड फंड। तो ओन फंड क्या होता है, दीज आर फंड प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स, जो फंड आपको ओनर्स प्रोवाइड करते हैं। ओनर्स कैसे, कौन, लाइक प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर प्रोवाइड कर रहा है, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स दे रहे हैं, कंपनी है तो शेयर होल्डर दे रहे हैं, वो भी तो ओनर ही है ना, शेयर खरीदा है आपका, जितने का भी शेयर की ओनरशिप है उस हिसाब से तो वो ओनर बन गए ना, उतना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है उनका आपकी कंपनी में, तो ओनर्स दे सकते हैं। तो वो फंड जो आपका ओनर्स प्रोवाइड करते हैं, डेट इज बिजनेस के शेयर होल्डर प्रोवाइड करते हैं, वो होता है ओन्ड फंड, ठीक। दे डू नॉट हैव टू बी रीपेड, इनको आपको रीपेड करने की जरूरत नहीं है, इनको बस आप जब भी प्रॉफिट कमा रहे हो आप उनको डिविडेंड दे दो, उसका हिस्सा दे दो, डेट्स इट, बिकॉज दे आर द ओनर। तो जैसे कि कैसे ये ओनर कैसे बनते हैं आपके, कैसे ये फंड प्रोवाइड करते हैं शेयर होल्डर आपको, शेयर खरीद के, ठीक है, इक्विटी शेयर खरीद के, प्रेफरेंस शेयर खरीद के। इवन मान लो कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया तो आपने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, उससे कुछ कुछ बचा बचा के बिजनेस में रखा और फर्दर आपने उसको एक्सपेंशन के लिए या किसी चीज़ के लिए भी यूज़ किया, तो रिटेन अर्निंग से भी आपका फंड आता है, वो भी आपका ओन फंड है, खुद का ही फंड है बिजनेस का, कहीं से उसने बोरो नहीं किया है। एंड ऑल्सो इंक्लूड ADR, GDR, IDR, इसके अलावा ADR, GDR, IDR ये भी हम समझेंगे आगे, ये भी आता है बट आज के स्कोप में ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनको भी हम समझेंगे। तो इसमें इतना भी नहीं सोचना है आपको, ADR, GDR अभी छोड़ दो, थोड़ा इतना याद रखो बस कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, ये सब क्या है, ओन्ड फंड के सोर्स हैं। यहाँ पे आपका खुद का पैसा लगा हुआ है, तो किसी भी फॉर्म में लग सकता है, लाइक शेयर होल्डर ने शेयर खरीद ले, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, या आपने ही प्रॉफिट से बचा बचा के पैसा जोड़ा, रिटेन करा और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, तो पैसा वहाँ से आ गया, वो सोर्स हो गया उस चीज़ का। नेक्स्ट है बोरोड फंड। बोरोड फंड क्या कहता है, ये फंड वो होते हैं जो आप
आउटसाइडर से रेस करते हो विच द कंपनी मस्ट रीपे विद इंटरेस्ट। ये फंड वो नहीं है जो आपको शेयर होल्डर ने, आपके ओनर्स ने दिए हैं या आपने बचा बचा के रखा है, ये वो फंड नहीं, ये आपने बोरो किया है, बोरो किया है आउटसाइडर से। और जब आउटसाइडर से बोरो करते हो तो ऐसा नहीं कि रीपे करने की जरूरत नहीं है, करना पड़ेगा ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो कैसे बोरो करोगे फंड? डिबेंचर और बॉन्ड इशू करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स वगैरह से ले सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू कर सकते हो, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, नाम याद रखो। अभी डिटेल में इनके बारे में हम आगे चैप्टर में समझेंगे, बट अभी इतना ओवरव्यू ले लो कि इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आउटसाइडर से पैसा रेज कर सकते हो, कंपनी को इसका रीपेमेंट करना होगा विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है नीड फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल। अब पैसा तो हमने बता दिया कि कहाँ से रेज होगा, या तो खुद का या तो फिर बाहर से लाएंगे, ठीक। अब पैसों की जरूरत आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी होगी और शॉर्ट टर्म के लिए भी होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल बेसिकली क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। हमने भी बात भी किया था कैपिटल मार्केट में ही, हमने कहा था कि जो आपको लॉन्ग टर्म फंड की नीड होती है वो आपकी कैपिटल मार्केट से क्या होती है, पूरी होती है। तो वही बता रहा है यहाँ पे, हम सोर्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात कर रहे हैं कि कैपिटल कितनी तरीके की हो सकती है, या तो शॉर्ट टर्म हो सकती है, तो लॉन्ग टर्म हो सकती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब फिक्स कैपिटल, वो कैपिटल जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। जैसे फिक्स एसेट खरीदने, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, तो इसके लिए आपको लंबे समय तक के लिए कैपिटल चाहिए। मोस्टली कहाँ से आएगी? ओन्ड फंड से आएगी। कहाँ से आएगी? ओन्ड फंड से आएगी, लाइक इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, रिटेन अर्निंग से आएगी। लॉन्ग टर्म बोरोड फंड से आएगी, या फिर लाइक डिबेंचर से आएगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आएगी। मतलब कि वो लॉन्ग टर्म फंड जो आपको लंबे समय के लिए चाहिए, या तो वो लॉन्ग टर्म ओन फंड से आएगी, उन ओन फंड से जो आप ओन करते हो और लंबे समय तक आपको अवेलेबल हो जाए, लाइक प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर को देना तो है नहीं पैसा, और आपको लंबे समय तक के लिए इनसे पैसा मिल जाएगा। रिटेन अर्निंग, जो आप रिटेन कर करके चल रहे हो हर साल, लंबे समय तक के आपको मिल जाएगा। इवन आपको अगर बोरो भी करते हो, लंबे समय तक बोरो कर लेते हो, लाइक डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड अरेंज हो जाएगा, ठीक है। दीज एसेट आर यूज फॉर मैनी ईयर, दे डू नॉट टू बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स। ये जो एसेट है वो आपको बहुत सालों के लिए चाहिए, इसीलिए आप इनको लॉन्ग टर्म सोर्स से ही फाइनेंस कराएंगे। शॉर्ट टर्म फाइनेंस से कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लंबे समय तक ही चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म फंड सोर्सेज का यूज़ करेंगे। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हमने बात कर ली कि इसमें आपका ओन फंड के भी कुछ टाइप आएंगे जहाँ से आप रेस कर सकते हो लॉन्ग टर्म फंड, और इवन बोरोड फंड के थ्रू भी, लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रेस कर सकते हो। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल, वो कैपिटल जो आपको डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए चाहिए। लंबा खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मुझे कि मुझे लैंड बिल्डिंग वगैरह खरीदनी है, मुझे डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए वो पैसा, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है, या वेजेस देनी है, ठीक है, या स्टॉक लगवाना है, लाना है। तो ये जो खर्चे होते हैं बेसिकली ये शॉर्ट टर्म बोरोड फंड के थ्रू आप अरेंज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म बोरोड फंड मतलब कि कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट, सब डिटेल में पढ़ेंगे, पब्लिक डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इनके थ्रू शॉर्ट टर्म बोरोड फंड के थ्रू क्या कर सकते हो, उनको ला सकते हो। और देखो जो ओन फंड होता है वो बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड प्रोवाइड कर रहा होता है, और आपको जब शॉर्ट टर्म चाहिए तो आप जाओ शॉर्ट टर्म बोरोड फंड की मदद ले सकते हो, कि बैंक से, कमर्शियल बैंक से 1 साल का लोन ले लिया, उससे अपनी नीड पूरी कर ली, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट्स के थ्रू, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू। सो ऑल दीज नीड्स आर टेम्प्रेरी, ज़रूरतें टेम्प्रेरी हैं, 1 साल के अंदर ही पूरी हो जाएंगे। आज स्टॉक चाहिए था तो हमें फंड चाहिए, तो हमने उस हिसाब से अरेंज कर लिया पैसा, तो शॉर्ट टर्म सोर्स के थ्रू इनको हम पूरा कर सकते हैं, ठीक। ओन फंड बोरोड फंड से क्या कनेक्शन है इनका? ओन फंड जो है जैसे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, ये मेनली लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए तो आप ओन फंड्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो। और बोरोड फंड आपकी लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ हो सकती है, अगर वो डिबेंचर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आ रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज़ हो सकती है, लाइक बैंक, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म नीड को भी यूज़ करने के लिए आप शॉर्ट टर्म फंड रेज कर सकते हो थ्रू शॉर्ट टर्म कैपिटल के लिए, थ्रू बोरोड फंड, शॉर्ट टर्म बोरोड फंड्स के थ्रू पैसा आ जाएगा। और ओन फंड के थ्रू आपको जो ज़रूरतें पूरी करने को मिलेगा वो होगा लॉन्ग टर्म के लिए, जब पैसा चाहिए होगा तब, ठीक है। और बोरोड फंड से भी आप लॉन्ग टर्म की ज़रूरत
पूरी कर सकते हो वो डिबेंचर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, अगर आपने लंबे समय का लोन ले लिया। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है लाइक डे टू डे खर्चों के लिए, तो आपको ओन फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल होता है। फिर यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म बोरोड फंड की ही मदद लोगे, और शॉर्ट टर्म बोरोड फंड में कौन कौन आएगा, कमर्शियल पेपर हो गया, बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लिया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, जो कि डिटेल में पढ़ेंगे उन सबके थ्रू। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि लॉन्ग टर्म फंड और शॉर्ट टर्म फंड कैपिटल की यहाँ बात क्यों की गई है। नेक्स्ट, सपोज करो रोहन वॉन्ट्स टू एक्सपैंड हिज बेकरी। रोहन को क्या करना है, अपनी बेकरी एक्सपैंड करनी है। ठीक है, मतलब कि उसको बिल्डिंग खरीदनी है, अवन खरीदना है, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत होगी जो वो इक्विटी शेयर डिबेंचर करके ला सकता है, और उसको शॉर्ट टर्म की भी ज़रूरत होगी डेली, जैसे उसको आटा लाना है, चीनी लानी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वेजेस देनी है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल चाहिए। वो कैसे अरेंज करेगा, या तो बैंक से लोन ले लेगा या तो ट्रेड क्रेडिट, इन सब के थ्रू वो अपना शॉर्ट टर्म की ज़रूरतें पूरी कर लेगा। तो ओन फंड और बोरोड फंड में भी हमने देखा कि कौन सा फंड, जैसे कि ओन फंड और बोरोड फंड का मिक्स आपको लॉन्ग टर्म फंड दे देता है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म फंड चाहिए तो आपको शॉर्ट टर्म बोरोड फंड की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ रेजिंग कैपिटल। अब एक एक करके हम जो भी कैपिटल को रेज करने के सोर्स हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस करे कि ओन फंड में आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग वगैरह आता है, तो एक एक करके हम इसको ही डिस्कस करेंगे कि ये सोर्सेज जो आपको फंड रेज करने में हेल्प करते हैं लॉन्ग टर्म, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए। कंपनी, जैसे कंपनी उसको लंबे समय तक का फंड चाहिए तो वो शेयर इशू कर सकती है, और बेसिकली इक्विटी शेयर इशू कर सकती है उस फंड को रेज करने के लिए। इसमें शेयर होता क्या है, जो टोटल कैपिटल होती है कंपनी की उसको स्मॉल इक्वल यूनिट्स में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिसे बोलते हैं शेयर। अब आपको 10 लाख की ज़रूरत है, 10 लाख किसी एक से लेने की वजह, अगर आपने मान लो 1 लाख के शेयर इशू कर दिए 10-10 रुपए के, तो बहुत सारे लोग उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, मान लो आपको 10 लाख की कंपनी हो, अपने आप को कंपनी समझो, आपको 10 लाख की ज़रूरत है, तो 10 लाख किसी एक पर्सन से लेने की वजह आपने क्या किया, मैंने कहा कि मैं शेयर इशू करूँगी। शेयर इशू मतलब मैंने लोगों को ये अलाउ कर दूंगा कि आप हमारे यहाँ शेयर खरीद लीजिए और अब हमारे यहाँ उतने शेयर की ओनरशिप ले लीजिए, तो हम आपको डिविडेंड पे करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी नहीं कि मैंने 10 लाख का लोन लिया तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, डिविडेंड पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो ओनर बन जाएंगे, तो मेरे जब भी मैं प्रॉफिट अर्न करूंगी तभी मेरे ऊपर लाइबिलिटी आएगी और डिविडेंड दे देंगे। तो उसने क्या किया, 10 लाख की कैपिटल रेज करनी और 1 लाख शेयर इशू कर दिए। पब्लिक भाई बहुत है, आपने 1 लाख शेयर इशू करे हैं मान लो, मतलब कि 10 रुपये का एक शेयर है, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है। तो जैसे आप ही हो, आपको ये लग रहा है अरे 10 ही रुपये का तो एक ही शेयर 10 रुपये का है, चलो मैं इस कंपनी के, मेरे पास तो 100 रुपये हैं तो मैं 10 शेयर खरीद लेता हूँ, तो आपने 100 रुपये दे दिए। और बहुत सारे लोगों के पास, जिसके पास जितना पैसा है, जैसे किसी के पास 50,000 लगाए ने, तो उसने क्या किया, कहा कि चलो मैं 50,000 के इसके शेयर खरीद लेता हूँ 5,000, तो उसने 50,000। इस तरीके से कंपनी कितने लोगों से, सोचो 1 लाख इशू, उससे कितने लोगों से क्या कर लेती है, पैसा इकट्ठा कर लेती है, ले लेती है, और फिर क्या है, उसके पास कैपिटल रेज हो जाती है। ठीक, कैपिटल आ गई उसके पास, 10-10 रुपये के इशू करे, जिसको जितने लेने हैं उसने ले लिया, उसका अलॉटमेंट उसने कर दिया शेयर का, उसके पास आ गई कैपिटल। अब जिन लोगों ने खरीदी है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपको हर महीने इतना ब्याज दूंगी, वो लोन तो लिया नहीं है मैंने बोला कि अब हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे हम आपको जितना है आपका शेयर में डिविडेंड है हम आपको उतना प्रोवाइड करेंगे, तो उन्हें डिविडेंड मिल रहा है। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपना फंड रेज करती है, उसके ऊपर एक लोड भी नहीं आता कि मुझे ब्याज देना ही देना है, डिविडेंड है तो प्रॉफिट होगा तो हम उसको पे करेंगे, हायर होगा तो हायर डिविडेंड पे करेंगे। तो पीपल हु बाय दी शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर, और जो लोग इस शेयर को खरीदते हैं वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। द कंबाइंड वैल्यू ऑफ ऑल शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल, और जो शेयर की शेयर जितने भी लोगों ने खरीदे हैं, जो भी वो मिलके क्या बनाती है, वो बनाती है शेयर कैपिटल, जितना भी आपने पैसा कैपिटल शेयर के थ्रू अरेंज किया है। व्हेन यू बाय एन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी यू बिकम पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। जब आप शेयर बाय करते हो किसी कंपनी का, तो जितने का भी वो शेयर होता है उतनी आपकी उस कंपनी में क्या होती है, ओनरशिप हो जाती है। ठीक है, आपको वोटिंग राइट मिल जाते हैं, ठीक है, लाइक वोटिंग राइट मिल जाते हैं, डिविडेंड आपको मिलता है, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है, लाइक मान लो कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो आपको भी
लॉस बेयर करना पड़ेगा, आपको भी रिस्क रहेगा इस चीज़ का, क्योंकि आपको कंपनी ने कोई फिक्स तो तय करके दिया नहीं कि हम आपको इतना तो पे करेंगे नहीं। आपने मान लो वहाँ पे कंपनी में 10,000 रुपये लगा दिया, कंपनी जा रही है, डूब रही है, तो आपके भी आपको दिखते होंगे कि शेयर प्राइस जो वैल्यू है मेरी वो गिर गई है। तो रिस्क तो रहता है और साथ ही साथ इतने बेनिफिट्स भी रहते हैं कि आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा कंपनी के डिसीजन में, और आपको डिविडेंड कंपनी देगी जब वो प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इक्विटी शेयर के? पहला है डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। ये हमें पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ओनली इफ प्रॉफिट इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और इनको जो डिविडेंड मिलता है वो कब मिलता है? वो तब मिलता है जब प्रॉफिट बचता है। कब? पहले इंटरेस्ट देने के बाद, डिबेंचर देने के बाद, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब मान लो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो इस प्रॉफिट से सबसे पहले वो इंटरेस्ट देगी। जब लोग किसी लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट उसको पे करना है। फिर इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उससे वो क्या करेगी? उससे वो डिबेंचर होल्डर वालों को पे करेगी। ठीक है, डिबेंचर वालों को पेइंग इंटरेस्ट, डिबेंचर, और उसके बाद जो पैसा बचा उससे वो प्रेफरेंस शेयर को पे करेगी। प्रेफरेंस शेयर भी अभी हम समझेंगे, वो शेयर होल्डर जिनको प्रेफरेंस देती है तो उनको पे करेगी। और फिर अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो डिविडेंड देगी इक्विटी शेयर होल्डर को। देखो इनका नंबर ऐसे आ रहा है। इफ कंपनी मेक लेस प्रॉफिट, डिविडेंड में बी लो और इवन जीरो। अगर कंपनी ने कम प्रॉफिट बनाया तो डिविडेंड इतना बढ़ने के बाद हो सकता है आपको जीरो, हो सकता है आपको कम मिले, या हो सकता है आपको मिले ही ना। ठीक है, रियल रिस्क बेयरर्स, अब जो भी लोग इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ऑफ कोर्स वो रिस्क तो बेयर कर ही रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे आखिरी में मिल रहा है जब सबका हो जा रहा है। मान लो कुछ बचा ना बचा तो फिर आप बैठे ही रहेंगे। राइट टू प्रॉफिट, इफ कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट, मान लो अगर कंपनी बहुत प्रॉफिट बना रही है तो आपको फिर हायर डिविडेंड मिलेगा। वोटिंग राइट्स रहते हैं आपके पास, मतलब कि आप मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। कंपनी में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें आपको शामिल किया जाएगा, उसमें आपको वोट देने का अधिकार होगा, तो उसको कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो उन मैनेजमेंट डिसीजन में। नेक्स्ट है रेसिडुअल क्लेम एंड वाइंडिंग। जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तब आपका बहुत ही रेसिडुअल क्लेम होता है, ज़्यादा क्लेम नहीं होता। मींस इफ कंपनी बंद हो रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर को वही मिलता है जो डेट को, प्रेफरेंस शेयर को पे करने के बाद मिलता है। मतलब वही केस है जब प्रॉफिट में आपने इंटरेस्ट, डिबेंचर वालों को, प्रेफरेंस शेयर को दे दिया, फिर जो बचा कुचा है वो इक्विटी शेयर को मिलता है। उसी तरीके से जब कंपनी बंद हो रही है तो भी जब एसेट मान लो रियलाइज हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो कंपनी सबसे पहले अपना लोन वगैरह देखेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, फिर प्रेफरेंस वालों को निपटाएगी, एंड देन कुछ बचेगा तो आपको वो देगी। ठीक, सो इक्विटी शेयर के पास रिस्क तो हाई है लेकिन रिवॉर्ड भी है। अच्छा प्रॉफिट है तो आपको डिविडेंड भी हाई मिलेगा, आपको ओनरशिप मिल जाती है और आपको वोटिंग पावर तो मिलती ही मिलती है। जैसे मान लो रोहन ने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं एक कंपनी के इक्विटी शेयर को बाय करने के लिए। अगर कंपनी ने अच्छा किया तो उसको डिविडेंड अच्छा मिलेगा, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। मान लो मार्केट में अगर वो बेचना चाहेगा तो अच्छा खासा बेच के वो पैसे कमा सकता है। लेकिन अगर कंपनी बेकार कर रही है तो उसका डिविडेंड तो गया, शेयर वैल्यू भी गई, और इफ़ ही ऑलवेज हैज़ द राइट टू वोट एंड बिकम पार्ट ऑफ डिसीजन, बट उसके पास ये है कि हाँ वोटिंग राइट और डिसीजन मेकिंग में वोटिंग राइट उसके पास रहेगा और कंपनी का वो हिस्सा बन सकता है, डिसीजन में शामिल हो सकता है इक्विटी शेयर का। ये फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस? तो आपको अभी लग रहा होगा कि इक्विटी शेयर में तो ये रहता है कि हाँ वोटिंग राइट तो मिल जाएगा, बट हाँ डिविडेंड मिलने में बड़ा विघन है कि जब सबको देंगे तब मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कुछ श्योर नहीं है। यस, नेक्स्ट आता है आपका क्या एडवांटेजेस है। पहला है परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर प्रोवाइड परमानेंट फंड टू द कंपनी। शेयर होल्डर कैन नॉट डिमांड देयर मनी बैक एक्सेप्ट व्हेन द कंपनी क्लोजेज डाउन। देखो इक्विटी शेयर के थ्रू कंपनी जो पैसा रेस करती है शेयर के थ्रू मैंने क्या कि अपनी कंपनी की ओनरशिप दे दी उन लोगों को जिन्होंने मेरे शेयर को खरीदा है। तो अब उनके पास ये कोई अधिकार नहीं कि वो बीच में कहें कि मुझे मेरा पैसा वापस करो। भाई तुमको अपना पैसा चाहिए, अपना जाओ मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उसको क्या करो, ट्रेड करो, और जो उसको खरीदना चाहता है उसको बेच दो और अपना पैसा वहां से ले लो। हम आपको पैसा देंगे नहीं क्योंकि हमने कोई आपसे इस तरीके की डीलिंग नहीं की है। तो कंपनी को परमानेंट फंड मिल जाता है। ठीक है, उसको वापस करने का कोई भी नहीं है। हाँ जब बंद हो रही होगी कंपनी तब उसके ऊपर आएगा कि उसको वापस करने हैं। नेक्स्ट इज नो ऑब्लिगेशन ऑफ डिविडेंड। कंपनी को कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे कि फिक्स डिविडेंड आपको इतना % देना ही देना है। नहीं, डिविडेंड अगर है
प्रॉफिट अगर है, डिविडेंड बच रहा है, तो ही हम इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो कोई भी मेरे ऊपर ऐसी बर्डन या ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। नो चार्ज ऑन एसेट, आपको इक्विटी शेयर इशू करना है तो कंपनी को कोई भी मॉर्गेज या प्लेज नहीं करना होगा कि हम एसेट गिरवी रखेंगे तो हम शेयर इशू कर पाएंगे। लोन लेने के लिए आपको गिरवी रखना पड़ता है, तब आपको पैसा मिलता है, तो वहाँ पे एक तरीके से रिस्क में डाल रहे हो अपनी एसेट वगैरह को। बट यहाँ पे एज सच कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपके एसेट पे कोई भी चार्ज नहीं आता, एसेट फ्री रहते हैं और उनको फॉर फ्यूचर में अगर आपको बोरो करना है तो वहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ प्रेस्टीज। जो कंपनी लार्ज इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करती है उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन होती है मार्केट में, क्योंकि भाई जिसके लोग ट्रस्ट कर रहे हैं उसी को तो शेयर खरीदेंगे। आप ऐसे किसी का भी शेयर नहीं खरीदोगे मार्केट में अगर मिल रहा होगा, आप उसी का ही शेयर खरीदोगे जिस पे आपको भरोसा होगा। लाइक रिलायंस, टाटा, इन सब पे आपको भरोसा है, इन कंपनियों पे आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां बिग फोर, तो आप सोचोगे हाँ इनमें हम पैसा लगाएंगे, इसमें हमें मिलेगा भी रिटर्न। बट वो कंपनी जहाँ पे नहीं है भरोसा वहाँ पे कोई नहीं लगाएगा। तो इसीलिए जिस कंपनी के पास लार्ज इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब बहुत सारे लोगों ने इक्विटी शेयर खरीद के उसको पैसे दिए, उसको शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि समझ में आता है कि उसको लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। तो जब भी अगर आप मान लो लोन लेना चाहती है वो आगे, तो क्रेडिटर्स जो लोन देने वाले हैं या लेंडर्स वो ईजिली उसको प्रोवाइड कर देंगे, ये देख के कि लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इनकी ये रेपुटेशन है। स्मॉल डिनोमिनेशन, ये भी चले गए। स्मॉल डिनोमिनेशन क्या है? इक्विटी शेयर यूजुअली हैव अ लो face value like ₹10. This allow people from all income group to invest, so company collect huge fund from the investors। से मैंने बोला था ना 10 लाख की है, उस मान लो 1 लाख के शेयर इशू कर, 1 लाख शेयर इशू कर दिए, 10-10 रुपए का एक है, तो कोई भी इजीली खरीद सकता है। आपके पास भी 10 रुपए जेब पड़े ही होंगे, आप भी खरीद सकते हो मार्केट में जाके। ऐसा सच नहीं है कि आप नहीं बन सकते उसके ओनर, बन सकते हो, 10 रुपए के मालिक बन सकते हो उस कंपनी में। सुटेबल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर, जो इक्विटी शेयर है वो कब किनके लिए आइडियल है? जो बोल्ड इन्वेस्टर हैं, जिनको हाई रिटर्न चाहिए हाई रिस्क के साथ। देखो रिस्क तो है, तुमको सबसे बाद में पे करेंगे, लेकिन मान लो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत प्रॉफिट कमा रही है, तो तुम्हें रिटर्न मिलेगा भी, हाई रिटर्न भी मिलेगा। तो जो इन्वेस्टर इतना रिस्क ले सकते हैं वही इसके लिए जाते हैं। अगर कंपनी ग्रो करती है तो उनको डिविडेंड एंजॉय करने को मिलेगा, और प्रॉफिट भी, ऑल्सो प्रॉफिट व्हेन शेयर प्राइस राइज, तो प्रॉफिट मिलेगा कब? जब मान लो उस मार्केट का आपके पास शेयर है, प्राइस राइज है, तो आप उसको बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो, या फिर डिविडेंड के इंतजार में आपको डिविडेंड भी ज़्यादा मिल जाएगा जब कंपनी अच्छा खासा अर्न कर रही है तब। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो हमने ऑलरेडी कितनी समझ ली है, समझ में भी आ रही डिसएडवांटेज कि भाई सबसे बाद में पे करेंगे, रिस्क बहुत है इसमें, और ये सब चीज़ें तो हमें समझ में आ ही रही हैं। तो पहला है नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब अगर कंपनी सिर्फ, ये वर्ड रखना, रिलाइज ओनली ऑन इक्विटी शेयर, इट कैन नॉट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मीन्स यूजिंग बोरोड मनी टू अर्न हायर रिटर्न। अगर मैं सिर्फ इक्विटी शेयर पे ही रिलाई कर रही हूँ, मतलब मुझे है कि मुझे जो पैसा रेस करना है मार्केट से वो मैं सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करके ही रेस करूँगी, मुझे किसी से बोरो नहीं करना है, किसी लोन वगैरह में नहीं जाना है, मुझे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग वगैरह नहीं करनी है या डिबेंचर नहीं इशू करने हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो बेनिफिट हो सकता था आपको इक्विटी पे ट्रेड करने का, बोरो करने का, वो हो सकता है आपको ना मिल पाए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, इक्विटी शेयर पे ही रिलाई कर रहे हो। मान लो आपको कम परसेंट पे आप बोरो कर सकते थे और वो जो पैसा आया उसको इन्वेस्ट करके और हाई प्रॉफिट कमा सकते थे और उसको फिर शेयर होल्डर में भी बांट सकते थे, बट आपने वो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो चांस है वो आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, मान लो इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिफंडेड, इक्विटी कैपिटल में पता रिफंड तो होगी नहीं। अगर बहुत सारे शेयर, इफ टू मैनी शेयर आर इशूड एंड कंपनी प्रॉफिट फॉल, मान लो मैंने बहुत सारे शेयर इशू कर दिए, मैंने 10 लाख शेयर इशू कर दिए और मेरा प्रॉफिट क्या है, फॉल हो गया, गिर गया, मुझे पैसा नहीं कमा रही हूँ, तो कैपिटल में रिमेन आइडल एंड अंडर यूटिलाइज, तो वो जो कैपिटल जो आपने सारी रेस कर ली है वो ऐसे ही पड़ी रहेगी या तो अंडर यूटिलाइज हो जाएगी। मान लो मुझे 7 लाख की ज़रूरत थी और मैंने 10 लाख रेस कर लिए, तो मुझे 7 ही लाख की ज़रूरत है। अब वो जो 3 लाख मैंने ज़्यादा रेस कर लिए वो पैसा या तो मैं क्या करूँगी, ऐसे पड़ा रहेगा, या फिर मैं उसको ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दूंगी जो उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होंगे और मेरा प्रॉफिट क्या होगा, फॉल हो जाएगा।
फिर जो शेयर होल्डर है वो भी यही सोचेंगे कि हमारा जो 3 लाख है वो तो इन्होंने डुबा दिया। तो इस तरीके से भी एक ओवर कैपिटलाइजेशन का डेंजर रहता है आपको। टेक ओवर बिड्स, इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट, आपको ही पता है उनके पास वोटिंग राइट है। सम टाइम पावरफुल ग्रुप में मिस यूज वोटिंग राइट टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी। पावरफुल ग्रुप मतलब कि जैसे मान लो कोई राइवल कंपनी है, वो उसको पता है कि इस कंपनी क्या करी, शेयर इशू करी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी की क्या कर लिए, शेयर इशू कर लिए। अब उसके पास क्या आ गई, वोटिंग राइट आ गई। वोटिंग राइट से क्या कर सकती है, वो मैनेजमेंट के डिसीजंस में चेंजेस करवा सकती है। हो सकता है वो ऐसे चेंजेस करवा दे जिससे कंपनी और घाटे में चली जाए, या वो उसके पावर में आने के बाद एसेट को बिकवाने या कंपनी को गलत डायरेक्शन में जाने के लिए वोटिंग करने लग जाए और वो डिसीजंस पास करवा दे। तो ये भी एक रिस्क रहता है कि जो भी आपके ओनर बन रहे हैं, अगर वो मेजॉरिटी में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी उस तरीके से भी रिस्क में आ जाती है। अनसाउंड डिविडेंड पॉलिसी, डायरेक्टर मे डिक्लेयर हाई डिविडेंड टू गेन पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग गुड टाइम्स। जब अच्छा समय चल रहा होता है तो कभी कभी जो डायरेक्टर है वो जोश में आके डिक्लेयर करते हैं कि हम हाई डिविडेंड देंगे, हमारे शेयर वगैरह आप परचेज करिए। तो इससे क्या होता है, जो कंपनी है फिर वो डिविडेंड ज़्यादा देने के चक्कर में कुछ भी पैसा रिजर्व में नहीं रखती है, ठीक है, कुछ भी बचाती नहीं है, बस सब बांटने में लग जाती है, जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में चोट पहुंचती है, उसकी वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हार्म होती है। क्योंकि भाई अगर आप थोड़ा बहुत अपने बिजनेस में रिटेन करते रहोगे, फिर उसको फर्दर ग्रोथ एक्सपेंशन में लगाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सभी बांट दे रहे हो तो फिर आपका उतना कोई भी फायदा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज डिविडेंड कंट्रोल बाय डायरेक्टर। डिविडेंड डिपेंड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नॉट ऑन शेयर होल्डर। डिविडेंड कितना देना है वो डिसाइड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ना कि शेयर होल्डर, ठीक है। तो इन्वेस्टर में फील इनसिक्योर ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, इसलिए मतलब इन्वेस्टर जो भी हैं, शेयर होल्डर को थोड़ा डाउट रहता है कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है कि बचे भी प्रॉफिट तब भी ना हमें दें, कह दे कि हमें रिटेन करना है, तो फिर तो एक लोगों को इनसिक्योरिटी रहती है शेयर होल्डर को कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज हाई रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर आर टू रिस्क बेयर, हमें पता है कि वो रिस्क बेयर करते हैं। इफ कंपनी फेल्स दे मे लॉस एवरीथिंग सिंस दे आर पेड ओनली आफ्टर द डेट्स आर क्लियर। और अगर मान लो कंपनी सब कुछ गवा दिया तो भी उनका ही नुकसान है, क्योंकि उनको तभी मिलेगा जब सारे डेट क्लियर हो जाएंगे, और क्लियर होने के बाद कुछ नहीं बचा तो उनका पैसा मान लो बर्बाद ही गया, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। टाइम कंज्यूमिंग, शेयर इशू करना कोई आसान चीज़ नहीं है, लंबी प्रोसेस होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, आप उनको ऐसे ही नहीं इशू कर सकते कि किसी वक्त भी आपका मूड आया और आपने कहा कि हम शेयर इशू कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टस बनाना, फीस वगैरह, लीगल फॉर्मेलिटीज़, बहुत चीज़ें होती है जो आपको करनी होती है, तभी शेयर आप मार्केट में इशू करते हो। तो इतना आसान नहीं है इसके थ्रू कैपिटल रेज करना, कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंस शेयर। हमने इक्विटी शेयर के बारे में काफ़ी बुराई सुन ली है अभी तक कि इसमें डिविडेंड हमको सबसे बाद में मिलेंगे, और बार बार इसको बता रहे थे कि तुमसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर को देंगे। तो अब आता है कि ये प्रेफरेंस शेयर आखिर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर which give special priority right to shareholder compared to equity shareholder। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के मुकाबले हम इनको क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, राइट्स, ठीक है, प्रायोरिटी राइट प्रेफरेंस देते हैं इनको। मतलब किस चीज़ का प्रेफरेंस, कि हम इन्हें डिविडेंड में प्रायोरिटी दे रहे हैं। मतलब डिविडेंड में इनको प्रायोरिटी किस हिसाब की, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, हमने इनका डिविडेंड ही फिक्स कर दिया। उनको क्या बोला, बचेगा तो आपको देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं भी देंगे। इनको हमने कहा कि हम आपको इतना % डिविडेंड देंगे ही देंगे। तो मतलब इनको एक प्रायोरिटी मिल गई किस चीज़ की, कि आपका डिविडेंड क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आपको देंगे। डिविडेंड इज पेड टू देम बिफोर पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर, और आपको इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले देंगे, ठीक। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी इन रीपेमेंट। रीपेमेंट में भी इनको प्रायोरिटी मिलती है। मतलब जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, बंद हो रही होती है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे करते हैं, ये भी हमने देखा था अभी, तो उसमें भी इनको हम प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा है वोटिंग राइट की बात करी जाए तो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, ये इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर के पास है, प्रेफरेंस शेयर के पास नहीं है। लेकिन ये वोटिंग राइट क्लेम कर सकते हैं कब, स्पेशल केसेस में, लाइक व्हेन डिविडेंड इज अनपेड फॉर 2 years। मान लो इनका डिविडेंड हमने 2 साल से दिया ही नहीं, वो खट्टा होता जा रहा है, या 3 साल से नहीं दिया है, तो ये लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे हमें वोटिंग राइट दीजिए आप, तो ये अपना वोटिंग राइट क्लेम कर सकते हैं उस केस में, इनको हम वोटिंग राइट देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर आर लाइक हाइब्रिड बिटवीन शेयर इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर। डिबेंचर इक्विटी शेयर में हाइब्रिड है, मतलब कि बीच कि दोनों की क्वालिटी है इनमें। लाइक इक्विटी की तरह डिविडेंड तभी पे होता है जब प्रॉफिट अर्न होता है, और प्रॉफिट अर्न होगा तो फिक्स परसेंट इतना आपको देंगे और इक्विटी शेयर होल्डर के पहले देंगे, ये क्राइटेरिया है। और डिबेंचर के तहत, जैसे डिबेंचर में फिक्स रेट हम डिविडेंड, डिबेंचर में क्या करते हैं फिक्स रेट इंटरेस्ट पे करते हैं, वैसे ही यहाँ पे डिविडेंड का भी रेट फिक्स है। एग्जाम्पल सपोज करो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है 10 लाख का 10% डिविडेंड पे, और प्रॉफिट उसको 5 लाख का होता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। ठीक है, उसने कहा 10% देंगे, तो मान लो 1 लाख, प्रॉफिट कितना हुआ है 5 लाख, डिविडेंड कितना कहा था प्रेफरेंस शेयर को कि हम आपको 10% देंगे, तो 10 लाख का 10% मतलब कि 1 लाख, तो उसको पहले दे दिया। फिर जो बचा है हमारे पास उससे हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहले इनको देते हैं और जो परसेंटेज तय कर दी है कितने परसेंट पे देंगे वो परसेंटेज के हिसाब से। अब प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप है इनका, एक है क्यूमुलेटिव, एक है नॉन क्यूमुलेटिव, इसके आगे और है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इफ कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड इन अ ईयर ड्यू टू लो प्रॉफिट, मान लो कंपनी को प्रॉफिट बहुत कम हुआ, उसने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो जो जिनके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उनके पास ये एडवांटेज रहती है कि उनका जो अनपेड डिविडेंड है वो कैरिड फॉरवर्ड हो गया, मतलब नेक्स्ट ईयर हम उसको उस जो डिविडेंड देना है वो तो देंगे ही देंगे अगर प्रॉफिट हुआ, प्लस जो कैरिड फॉरवर्ड हुआ है वो वाला भी इनको देंगे जो उस साल हम नहीं दे पाए थे। ठीक है, इट इज पेड नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ईयर बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर गेट एनीथिंग, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को इससे पहले कुछ भी दे, सबसे पहले हम इनका नेक्स्ट ईयर में जो कैरिड फॉरवर्ड है वो भी पे करेंगे। एग्जाम्पल, इफ डिविडेंड नॉट पेड इन 2023 में, मान लो कंपनी में डिविडेंड नहीं दिया, तो वो डिविडेंड वो कब देगी, 2024 में देगी। किसके साथ, जो डिविडेंड 24 में देना है वो तो देगी ही देगी, साथ में 2023 का पेंडिंग वाला डिविडेंड भी देगी। ये होता है अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिया है कंपनी का, तो आपको डिविडेंड मान लो कंपनी ने कहा था देगी, मान लो साल लॉस हो गया नहीं दे पाई, तो नहीं दे पाई इसका मतलब वो फिर लैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो फिर कहेगी नेक्स्ट ईयर देंगे, ये नॉन क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेट नहीं होगा, वो भूल जाइए। फिर आपको अगर 2023 में नहीं मिला तो फिर भूल जाइए, अब नहीं मिलेगा। 2024 में अगर प्रॉफिट होगा तो उस साल का मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, और आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो। क्यूमुलेटिव में क्लेम कर सकते हो एज वो क्यूमुलेट करके देंगे आपको। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये वो शेयर होल्डर है जो पहले डिविडेंड मिलता है। दीज शेयर होल्डर गेट फिक्स्ड डिविडेंड फर्स्ट, इफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिमेन आफ्टर पेइंग इक्विटी डिविडेंड दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एडिशनल प्रॉफिट इन डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो इनको हमने क्या किया, प्रेफरेंस वाले हैं तो सभी प्रेफरेंस वालों को पहले ही डिविडेंड देते हैं, लेकिन अगर मान लो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद भी उसके पास पैसा बचता है, मीन्स प्रॉफिट बचता है, तो ये प्रॉफिट जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रेफरेंस शेयर हैं ये वाले पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, वो भी उसको क्लेम कर सकते हैं, एडिशनल प्रॉफिट में भी हिस्सा मांग सकते हैं। मतलब 10% फिक्स डिविडेंड तो हमने इनको दे ही दिया, फिर भी कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट बच रहा है तो वो सरप्लस प्रॉफिट में भी इनको हिस्सा मिलेगा, उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं, ये वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको सिर्फ फिक्स डिविडेंड रेट मिलता है, दे कैन नॉट क्लेम एनी शेयर इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, मतलब फिक्स जो है 10% वही मिलेगा। अब आप कहो कि इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद भी जो प्रॉफिट बचा उसमें भी हमें हिस्सा दो, तो वो इनको नहीं मिलेगा, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग इसीलिए है क्योंकि उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये वो शेयर होते हैं जो इश्यू होते हैं इस कंडीशन के साथ कि कंपनी बाय कर सकती है उनको आफ्टर फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के बाद कंपनी क्या कर सकती है, उसको बाय कर सकती है। तो रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी एक कंडीशन के साथ इशू करती है कि हम इन शेयर को जब हमारा मन है हम उसको एक फिक्स पीरियड के बाद बाय कर सकते हैं। अ कंपनी इशू 5 ईयर रिडीमेबल, मतलब कि उसने क्या सा प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, वो प्रेफरेंस शेयर जो 5 साल के बाद कंपनी क्या कर लेगी, बाय बैक कर लेगी, ले लेगी, खुद से इन्वेस्टर से खरीद लेगी।
इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? ये वो शेयर होल्डर है जो कंपनी पूरे लाइफ टाइम के लिए इश्यू करती है, उसे कभी भी ये नहीं कहेगी कंडीशन के साथ कि आप इसको खरीदो और हमको 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपसे वापस लेंगे। ये शेयर होल्डर गेट देयर मनी बैक ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जैसे इनका है कि जो कंपनी ने 5 साल बाद ले लिया तो उनको पैसा दे दिया, बट इनका तो ऐसा नहीं है ना कि आपसे वो रिडीम करेगी कभी भी या उसने पैसा बता के दिया, नहीं, वो आपको इरिडीमेबल है, आपने प्रेफरेंस शेयर ले लिया, लाइफ टाइम के लिए रहेगा। मान लो इन केस कंपनी बंद होती है तो हाँ आपका पैसा वापस मिलेगा, बट अदरवाइज नहीं। फिर और टाइप कौन कौन से? कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर जिनको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो। मान लो आपको लगा मुझे वोटिंग राइट नहीं मिल रहा प्रेफरेंस शेयर में, मुझे इक्विटी शेयर होल्डर बनना है, तो आप इनको कन्वर्ट करा सकते हो इक्विटी शेयर्स में आफ्टर स्पेसिफिक टाइम और एज पर कंडीशन, जो भी कंडीशन है और एक सीमा समय तय है कि इस साल बाद 1 साल बाद ही कर सकते हो कन्वर्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करा सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल वो है जो प्रेफरेंस शेयर ही हमेशा रहेंगे, इनको आप किसी में इक्विटी शेयर वगैरह में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो नहीं करवा सकते हो, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज क्या एडवांटेजेस हैं आपकी प्रेफरेंस शेयर की? पहला है फिक्स्ड इनकम फॉर इन्वेस्टर। प्रेफरेंस शेयर हमें पता है कि डिविडेंड का परसेंट डिसाइड है, तो फिक्स्ड है इनकम आपके लिए, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड एवरी ईयर, अगर प्रॉफिट है तो फिक्स्ड डिविडेंड आपको मिलेगा। प्रायोरिटी इन डिविडेंड रीपेमेंट, ये भी देख चुके हैं कि डिविडेंड में भी प्रायोरिटी की इक्विटी शेयर होल्डर से पहले देंगे और रीपेमेंट में वाइंड अप हो रही तब भी आपको रीपे हम इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही करेंगे। लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट, सिंस डिविडेंड का रेट फिक्स है, आपको प्रायोरिटी मिल रही है वाइंडिंग अप में भी, डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में भी, तो ये आपके लिए इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। नेक्स्ट इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का कोई डाइल्यूशन नहीं होगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर डोंट हैव वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट तो मिलता नहीं है, तो आप ये सोचो कि इनका कंपनी का जो राइट्स है वो डाइल्यूट होंगे कि अब इक्विटी शेयर होल्डर को भी वोटिंग दे दिया, प्रेफरेंस शेयर को भी दे रहे हैं, नहीं, प्रेफरेंस शेयर वाले नहीं आएंगे, जो वोटिंग राइट है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही रहेगी, इनको नहीं देनी है, तो डाइल्यूट नहीं होगा कंट्रोल। अट्रैक्ट कॉशियस इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर सतर्क रहते हैं, भाई उनको नहीं है कि मेरा पैसों का कोई नुकसान हो, मुझे फिक्स तो मिल ही जाए, तो उनके लिए बढ़िया है वो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाओ, उसके लिए आपके लिए बढ़िया चीज़ है प्रेफरेंस शेयर खरीदना, ठीक। नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वैरायटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब कि प्रेफरेंस शेयर के भी हमने देखा ना बहुत सारे टाइप्स हैं, आपका जो मन आए आप खरीदो, आप चाहो तो एक रिडीमेबल खरीदो, इरिडीमेबल खरीदो, कन्वर्टेबल खरीदो, नॉन कन्वर्टेबल खरीदो, ठीक है, आपके पास बहुत सारी चॉइस है, क्यूमुलेटिव खरीदो, नॉन क्यूमुलेटिव खरीदो, तो बहुत सारे, आपको जो अच्छा लग रहा है आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर सकते हो, ये भी एडवांटेज आपको प्रेफरेंस शेयर में मिलेगी, एज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए कॉस्टली है, क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड इज यूजुअली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रेफरेंस, जैसे मान लो कंपनी क्या करिए 12% डिविडेंड पे करिए प्रेफरेंस शेयर को कि हम आपको 12% डिविडेंड देंगे अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, और बैंक से अगर लोन लेना है तो उसको 9% में ही मिल जा रहा है, तो वो यही सोचेगी कि प्रेफरेंस शेयर क्यों इशू करने हैं, बैंक से तो कम परसेंट पे मिला तो हम लोग बैंक से ले लेते हैं इंस्टेड प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट देने से, तो हो सकता है कि ये कर लेगी अगर कंपनी तो उसको फ़ायदा है, तो एक्सपेंसिव है। नॉट अट्रैक्टिव इन बूम पीरियड्स, ड्यूरिंग गुड प्रॉफिट ईयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर स्टिल गेट ओनली फिक्स डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या, जब बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है बिजनेस, एकदम बूम पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसको क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, बट प्रेफरेंस शेयर का तो फिक्स है ना, आपको इतना ही परसेंट देंगे, 6% ही देंगे, भले कंपनी बूम पीरियड में बहुत अर्न कर रही है फिर भी आपको फिक्स्ड ही मिल रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये हो जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि हमें वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है जो उनको मिल रहा है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं और हम वो नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज नो टैक्स बेनिफिट, प्रेफरेंस शेयर में कंपनी को कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल फॉर द कंपनी, बट इंटरेस्ट ऑन लोन कैन बी डिडक्टेड एज एन एक्सपेंस। जब भी आप प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड इशू करती है कंपनी, प्रेफरेंस शेयर में जब कंपनी क्या देती है, डिविडेंड देती है, तो वो जो डिविडेंड दे रही होती है वो प्रॉफिट में से जब टैक्स माइनस हो जाता है उसके बाद जो आपका
प्रॉफिट आता है उससे वो डिविडेंड पे करती है। मतलब टैक्स जो भी आपने कमाया उसमें से टैक्स दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचता है उससे आप डिविडेंड देते हो। बट टैक्स में जब इंटरेस्ट देते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो पहले ही आपका इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपको टैक्स देना है, ठीक है। मतलब जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें से इंटरेस्ट हटा दो, जो भी आपको लोन में देना, उसके बाद जो बच रहा है उसमें आप टैक्स दो। तो यहाँ पे आपको अमाउंट कम पड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप सेव कर लोगे टैक्स, बट यहाँ पे आपको उस तरीके से टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इससे लिए भी शेयर जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर वो कंपनीज के लेस फेवरेबल हो जाते हैं। लाइक मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उसमें से मैंने 20 रुपये का टैक्स दिया, तो जो 80 रुपये बचा उसमें से मुझे क्या करना है, डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर वालों को। बट अगर मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया और मान लो मुझे इंटरेस्ट देना है, ठीक है, लोन मैंने लिया है, मुझे इंटरेस्ट देना है 30 रुपये, मैंने इंटरेस्ट दे दिया, फिर जो 70 रुपये आया, अब इस 70 रुपये में मुझे क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो मुझे यहाँ पे ये फ़ायदा हो जाता है, बट यहाँ पे एज सच नहीं वो फ़ायदा मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। जितना कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, 1 मिनट, ठीक है। बस ये याद रखो कि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं नॉन टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, मतलब कि कंपनी ने जब प्रॉफिट कमाया उसके बाद वो टैक्स देगी और उसके बाद जो पैसा बचेगा फिर वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देती है। बट लोन वाले केस में अलग होता है, प्रॉफिट में से पहले ही वो लोन वगैरह चुका देगी, उसका इंटरेस्ट वगैरह दे देगी, फिर जो बचेगा तब जाके वो उसको टैक्स देगी। तो डायरेक्ट उसको प्रॉफिट में टैक्स नहीं देना, अपना खर्चा लोन वोन का माइनस करके उसको टैक्स देना। यहाँ पे उसको प्रॉफिट से डायरेक्ट ही टैक्स वगैरह देना पड़ेगा और फिर जो पैसा बचेगा फिर वो डिविडेंड में देना, तो उससे वो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता कंपनी को। इसलिए वो प्रेफर करती है कि हम क्या करें, हम प्रेफरेंस शेयर पे के बजाय लोन वगैरह पे इंटरेस्ट देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उससे हम टैक्स बचा सकते हैं। नो वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं है कंपनी के डिसीजन में, हमें पता है। बर्डन इन लॉस ईयर, मतलब अगर प्रॉफिट लो है तो कंपनी को एक प्रेशर आता है कि भाई उनको तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना ही करना है प्रेफरेंस शेयर को अपनी गुडविल मेंटेन करने के लिए, तो एक फाइनेंशियल बर्डन रहता है कंपनी पे, इवन जब उसका समय खराब चल रहा है तब भी। ओके, डिफरेंस क्या है, नॉमिनल वैल्यू जनरली लो होती है, 10 रुपये में ऐसे में इशू कर देती है, बट जनरली यहाँ पे हाई होती है। प्रेफरेंस शेयर यूजुअली जो नॉमिनल वैल्यू होती है वो हाई में ही देती है, जिससे जो लोग उसको से प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मनी दे सकते हैं कंपनी को, जो अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में, वही लोग फिर प्रेफरेंस शेयर को परचेज भी करें। राइट टू डिविडेंड, राइट टू डिविडेंड मीन्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड मिलता है, इनको इक्विटी शेयर के पहले मिलता है। रिफंड ऑफ कैपिटल, इनकी कैपिटल जो है वो प्रेफरेंस शेयर के बाद रिफंड होगी और इनको लेकिन इक्विटी शेयर से पहले। रेट ऑफ डिविडेंड फ्लैक्चुएट करता है विद प्रॉफिट से, फिक्स तो है नहीं, ये जनरली फिक्स्ड रहता है। ओके, वोटिंग राइट की बात की जाए तो इनके पास वोटिंग राइट है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है, बस जब 2-3 साल तक इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा तब ये क्लेम कर सकते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क हाई है, भाई पैसा डूब भी सकता है, स्विम भी कर सकता है। यहाँ पे लेस रिस्क है, कैश ऐसे आपका फिक्स है परसेंट, आपको तो मिल रहा है। रिडम्पशन नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के थ्रू आउट द लाइफ आपका इक्विटी शेयर का पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। मे बी रिडीम आफ्टर फिक्स पीरियड, जैसे कंपनी ने अपने को ऑप्शन दिया है कि हम रिडीमेबल डिबेंचर आपने लिया है कि रिडीम कर लेंगे 5 साल बाद, तो फिर मिल भी सकता है। अपील की बात की जाए, जो बोल्ड इन्वेस्टर हैं जो अपना पैसा लगा सकते हैं रिस्क पे, वही इक्विटी शेयर होल्डर बनते हैं, और जो कॉन्शियस हैं ऑर्थोडॉक्स हैं वो फिर प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस देके परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा आपका इक्विटी शेयर और आपका प्रेफरेंस शेयर वगैरह। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका जिससे आप कैपिटल रेज कर सकते हो वो है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है, रिटेन अर्निंग आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट अ कंपनी कीप, वो प्रॉफिट का पार्ट जो कंपनी रखती है बिजनेस में इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड। मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ, मैं चाहूँ तो ये प्रॉफिट पूरा डिविडेंड में बांट दूँ, बट कंपनी ने क्या कहा कि मैं प्रॉफिट को रिटेन करूंगा। मान लो मैंने 1 लाख प्रॉफिट कमाया, मैंने कहा मैं 70,000 प्रॉफिट रिटेन करूंगा बिजनेस में और 30,000 क्या करूंगा, डिविडेंड के फॉर्म में बांटूंगा। तो ये 70,000 क्या है, आपकी रिटेन अर्निंग है, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो कंपनी ने रखा है बिजनेस में इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड। सिंस द कंपनी डज नॉट हैव टू बोरो और इशू न्यू शेयर, इट बिकम एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये फाइनेंस का इंटरनल सोर्स है, क्यों, क्योंकि कंपनी को
बोरो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है और ना ही शेयर इशू करने की ज़रूरत हो रही है कि वो बाहर से शेयर होल्डर बन के आए और ले। ये कंपनी का ही पार्ट है, कंपनी के ही प्रॉफिट का हिस्सा है जो उसने बचा के रखा है और जो उसको यूज़ करेगी, तो ये इंटरनल सोर्स है। ओवर टाइम दीज प्रॉफिट एक्यूमुलेट, भाई धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा और फिर जब आपके पास अच्छा खासा पैसा आ जाए तो आप उससे एक्सपेंशन करना चाहो तो कर लो, रिसर्च करना चाहो तो कर लो, इमरजेंसी है कोई तो उसको पूरी कर लो, या डेट का रीपेमेंट करना है तो वो भी कर सकते हो। दैट्स वाई रिटेन अर्निंग आर कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग या इंटरनल फाइनेंसिंग फॉर बिजनेस। बिजनेस अंदर से ही उसको फाइनेंस कर रहा है, इसलिए हम उसको इंटरनल फाइनेंसिंग, या बिजनेस खुद कर रहा है उस पैसे को फाइनेंस, तो हम सेल्फ फाइनेंसिंग कहते हैं। ठीक है, सपोज करो रोहन की बेकरी है, उसने 10 लाख प्रॉफिट कमाया। उसने क्या किया, अगर वो सारा पैसा डिविडेंड में दे देगा तो उसके पास खुद की बिजनेस की ग्रोथ के लिए कुछ नहीं बचेगा, इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसने क्या सोचा कि हम 4 लाख रिटेन करेंगे और 6 लाख बांट देंगे। तो जो रिटेन किया वो क्या है, रिटेन अर्निंग। अब उससे वो अवन खरीदे, स्टाफ हायर करे, बिजनेस एक्सपैंड करे, या जो भी करना है उसको यूज़ कर सकता है। ये उसका इंटरनल सोर्स या सेल्फ फाइनेंशियल सोर्स है बिजनेस का। ठीक, इसकी क्या एडवांटेज है, पहला है कन्वीनियंस। रिटेन अर्निंग ईजिएस्ट सोर्स है, आपको कहीं से मांगना वांगना नहीं है, या शेयर इशू करने के लिए लंबा चौड़ा एक प्रोसेस नहीं फॉलो करना है। बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया उसको बचाया है, रिटेन किया है, तो कन्वीनियंस है। नो चार्ज ऑन एसेट, कोई एसेट गिरवी नहीं रखना है, लाइक लोन। ठीक है, फ्री है, कोई एसेट बोरो नहीं करना है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे लोन में क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट पे करना है आपको, या फिर डिविडेंड पे करना है आपको, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये आपका पैसा है, आपको जैसे लगाना लगाइए, आपकी ये सेविंग्स है बिजनेस की, तो इस पर आपको कोई भी किसी को पैसा देना विना नहीं है। कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, सिंस मनी बिजनेस के अंदर आ रहा है, कोई आउटसाइडर लेंडर या इन्वेस्टर नहीं दे रहा उस पैसे को, तो हमने उनको कोई वोटिंग राइट वगैरह ऐसा भी नहीं देना है, तो मैनेजमेंट डिसीजन में कोई भी उनका से नहीं होगा। गुडविल की बात करें, वो कंपनी जिनकी अच्छी रिटेन अर्निंग होती है, माना जाता है उनके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकअप है, वो अच्छा अर्न कर रही है तभी वो बचा रही हैं, तो बैंक और इन्वेस्टर उन पे पैसा भी लगाना चाहेंगे। डिपेंडेबल, अगर कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट रेगुलरली, रिटेन अर्निंग बिकम अ स्टेबल एंड रिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर कंपनी अच्छे से प्रॉफिट हमेशा अर्न कर रही है, रेगुलर बेसिस पे अर्न कर रही है, तो आराम आराम से रिटेन करती जाए और अच्छा खासा अपना फाइनेंस का सोर्स क्रिएट कर सकती है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जो भी रिटेन किया है पैसा वो मॉडर्नाइजेशन के लिए, मशीन्स के लिए, एक्सपेंशन के लिए, रिसर्च के लिए क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है। लाइक रोहन बेकरी कीप सेविंग अ पोर्शन ऑफ इट्स ईयरली प्रॉफिट, आफ्टर 3 years ही कैन बाय अ न्यू डिलीवरी वैन विदाउट टेकिंग अ लोन। जिसे पैसा बचाया है वो आराम से खरीद सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ अलग से लेना होगा तब वो करेगा। डिसएडवांटेज क्या है, लो डिविडेंड। When profit are kept in the business, shareholder may get lower or no dividend. Profit business बचा रही है, लो डिविडेंड देगी या डिविडेंड नहीं देगी, तो शेयर होल्डर को देखो दिक्कत होगी, वो आपसे दुखी हो जाएंगे कि आप कर क्या रहे हो। मिस यूज एंड स्पेक्यूलेशन, जब मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बचा लेती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छे ही प्रोजेक्ट में लगाए, प्रॉफिटेबल में ही लगाए, कभी कभी वो अननेसेसरी प्रॉफिट में या प्रोजेक्ट में लगाने लग जाती है। इससे क्या होता है, रॉन्ग डिसीजन ले लेती है, तो जो पैसा कहीं और हो सकता है, या डिविडेंड दे सकती थी, शेयर होल्डर्स को खुश कर सकती थी, या कुछ शेयर होल्डर की राय से कहीं और इन्वेस्ट कर सकती थी, वो ना करके वो अपना ही अलग से मिसयूज कर सकती है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, प्रॉफिट में बी इन्वेस्टेड इन एरिया डेट बेनिफिट द कंपनी बट नॉट ऑलवेज इन लाइन विद शेयर होल्डर। हो सकता है बिजनेस ने ऐसे प्रोजेक्ट पे प्रॉफिट पैसा लगा दिया, रिटेन अर्निंग लगा दी, जिससे कंपनी को तो फायदा हुआ लेकिन शेयर होल्डर को उसका कोई भी फायदा नहीं देखने को मिला। ठीक है, सम टाइम एक्सपेंशन इज डन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, उसने कोई अलग से यूनिट खोल दी जिससे उसको तो फायदा हो गया लेकिन शेयर होल्डर को नहीं हुआ, तो उनके लिए अपने बारे में सोच रही फिर उनके बारे में नहीं सोच रही है, तो ये भी एक इशू आ सकता है। ओवर कैपिटलाइजेशन का हो सकता है, रिटेन अर्निंग कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको समझ नहीं आता पैसा कहाँ लगाएं, या पैसा गलत लगा दीजिए तो पैसा पड़ा ही रहता है, तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, आपको बेटर रिटर्न नहीं मिल पाता। अनसर्टेन, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, अगर कंपनी लॉस ही फेस कर रहा है तो क्या ही पैसा आएगा और क्या ही रिटेन करेगी। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास रहेगा ही, हो सकता है नहीं, और लॉस में चले गए तो फिर रिटेन अर्निंग से भी पूरा करने लग गए खर्चे, तो फिर आपके पास खत्म हो जाएगा वो सोर्स। सपोज रोहन बेकरी सारा प्रॉफिट रख लेती है 5 साल के लिए एक्सपैंड के लिए, उसके इन्वेस्टर शेयर होल्डर फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाएंगे कि भाई तुम तो सारा प्रॉफिट जो है रख रहे हो, डिविडेंड ही नहीं दे रहे हो हमें, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा उस टाइम,
और अगर लेटर एक्सपेंशन उसका फेल हो जाए, मान लो जहाँ पे उसने पैसा लगा दिया 5 साल का जोड़ जोड़ के वो फेल हो गया, तो बिजनेस तो सफ़र करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्हें नुकसान हो गया। इन्वेस्टर को भी लगेगा कि हमारा भी पैसा तुमने सारा डुबा दिया, हमें भी कुछ नहीं मिला। तो ये भी होता है कि ज़्यादा लालच के चक्कर में कभी कभी बिजनेस ऐसे डिसीजन ले लेती है रिटेन कर करके कि उससे ना उसको फ़ायदा होता है और ना ही उसके इन्वेस्टर्स को फ़ायदा देखने को मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो सोर्स के बारे में बात करेंगे वो है आपका डिबेंचर। और इससे पहले एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि रिटेन अर्निंग जो भी समझा है ना, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, एज आपके कोर्स में शेयर में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ही है, तो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दैट पोर्शन। ठीक है, बाकी नॉलेज के लिए याद रखो, काम आएगा ना, कभी तो आएगा, आगे तो बढ़ोगी, 11th-12th में भी एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना डेप्थ में मत जाना, बट समझ लो कि होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अपना डिबेंचर को लेके कि डिबेंचर क्या है। देखो, शेयर में क्या था, बिजनेस रेस तो कर रहे थे शेयर, ठीक है, इशू कर रहे थे शेयर कैपिटल को रेस करने के लिए, बट वहाँ पे क्या देनी पड़ रही थी, ओनरशिप देनी पड़ रही थी। मतलब कि जो खरीद रहे थे उनको हमें अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कराना पड़ रहा था एज अ ओनर, उन्हें वोटिंग राइट देने पड़ रहे थे, मतलब डिसीजन मेकिंग में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करवा रहे थे हम। तो एक और सोर्स की बात आती है कि अगर आप चाहते हो कि आप ओनरशिप नहीं देना चाहते हो, ठीक है, डाइल्यूट नहीं करना चाहते हो ओनरशिप को, तो आप डिबेंचर इशू करके भी क्या कर सकते हो, सोर्स कर सकते हो अपने फाइनेंस को। मतलब डिबेंचर होता क्या है, एक डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट, मतलब एक डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की तरह होता है जिसमें आप पूरा मेंशन कर देते हो कि जो मैं है, मतलब मैं आपसे इतना जो डेट है वो ले रहा हूँ और आपको इतने % पे इस डेट में क्या करूँगा, उसको रिपे करूँगा। ठीक है, तो वो एक सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी इश्यू करती है एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट की मैंने आपसे क्या लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको इसका रीपेमेंट इंटरेस्ट का इस तारीख तक और फर्दर प्रिंसिपल अमाउंट इस तारीख तक मैं आपको रीपे करूंगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है बोरोड फंड। कंपनी ने ये फंड क्या किया है, बोरो किया है। ठीक है, बाहर से लिया है, बोरो किया है। डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर्स तो बनेंगे नहीं, शेयर होल्डर ओनर बनते थे जब आप उनको शेयर इशू करते थे। ठीक है, अपने कैपिटल, आपकी कैपिटल में उनका कंट्रीब्यूशन, उन्होंने शेयर खरीदे हैं आपके और कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है, तो वो एज अ ओनर रहते थे। बट डिबेंचर होल्डर जो होते हैं, इनको आपने कोई भी ओनरशिप नहीं दी है, इनको आपने, इनसे आपने डेट लिया है, तो एज अ क्रेडिटर ये रहेंगे। ठीक है, तो इनको कोई भी ओनरशिप आपने नहीं देनी है। द कंपनी प्रॉमिस टू पे देम, कंपनी इनसे प्रॉमिस करती है कि हम आपको पे करेंगे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी तय किया है वो, और जो भी आपसे पैसा लिया है, मीन्स जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो स्पेसिफाइड टाइम के बाद। मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल सब क्लियर करके रखते हो उस डिबेंचर में, सर्टिफिकेट में, कि आपसे इतना अमाउंट लिया है, आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, इस % पे फिक्स रहेगा, हर मंथ आपको ये इंटरेस्ट देंगे। और मान लो मैंने आज को लिया 2025 में, मैंने कहा कि मैं आपका 5 साल बाद का रिपेमेंट फुल अमाउंट भी कर दूंगा। ठीक है, तो वो पूरा सब कुछ मेंशन करते हो। तो डिबेंचर कैपिटल को हम डेट कैपिटल भी कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर रिलायंस क्या करता है, 1 लाख के डिबेंचर इशू करता है, जो कि 100 का ईच है, मतलब जैसे आपको उनको एज अ क्रेडिटर बनाया ना, तो आपके पास जैसे मान लो 1000 है, तो आप इनके 10 डिबेंचर खरीद सकते हो। तो इससे क्या होगा कि उनको आपने मान लो 1000 तक का लोन दे दिया है, तो जो भी इंटरेस्ट उन्होंने फिक्स किया उस पे आपको हमेशा हर मंथ ब्याज वो देंगे। ठीक है, और एक स्पेसिफाइड टाइम कर देंगे कि इस टाइम तक आपका पैसा भी पूरा वापस कर देंगे। लाइक 1 करोड़ बोरोड फंड की रेस, 1 लाख की डिबेंचर 100 का एक है ना, तो कितना ने रेस कर लिया, 1 करोड़ रुपए इन्होंने रेस किया। आप चाहो तो 100 का है और आपने 10 रुपए है आपके पास, तो आपने 1000 का ले लिया। ठीक है, द कंपनी पेज फिक्स इंटरेस्ट, कंपनी आपको मान लो उसमें फिक्स इंटरेस्ट देगी लाइक 8%, कि आपको उसमें वो 8% का इंटरेस्ट जो है वो हर साल पे करेगी, हर साल पे करेगी, मंथ नहीं, हर साल पे करेगी। ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर इन रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, भले उसको प्रॉफिट हो ना हो, फिर भी वो आपको जो भी उसने फिक्स इंटरेस्ट किया है वो हर साल पे करती रहेगी डिबेंचर होल्डर को। वो कौन होते हैं, ओनर नहीं बनते, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, और कंपनी उनको प्रॉमिस करती है कि वो जो भी उन्होंने अमाउंट लिया है उसको फिक्स इंटरेस्ट पे और एक स्पेसिफाइड डेट पे क्या करके प्रिंसिपल अमाउंट पूरा रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपका डिबेंचर है। ठीक है, तो इसके थ्रू भी कंपनी क्या करती है, कैपिटल रेस करती है।
तो ये क्या है आपका, अगर फीचर्स की बात करें तो बोरोड फंड है, हमने देखा भी कि हम उनसे बोरो करते हैं, ये लोन कैपिटल है, कोई ओनरशिप कैपिटल नहीं है आपकी। फिक्स इंटरेस्ट तय होता है कि जो भी इंटरेस्ट है वो आपको फिक्स रहेगा, कितना परसेंट, लाइक 8% है, हर साल हम आपको देंगे देंगे, फिक्स कर दिया। इंटरेस्ट पेबल रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो फिर भी उसको इंटरेस्ट क्या है, पे करना है। लाइक शेयर में क्या होता था, प्रॉफिट होता तो हम डिविडेंड देते थे, अदरवाइज हम नहीं देते थे, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको पे करना ही करना पड़ेगा। कोई भी वोटिंग राइट इनको नहीं मिलते, ऑफ कोर्स दे आर द क्रेडिटर, आप उनको वोटिंग राइट क्यों दोगे, मैनेजमेंट में कंट्रोल क्यों दोगे, दे आर नॉट द शेयर होल्डर, दे आर नॉट द ओनर, राइट। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन एसेट, डिबेंचर में बी सिक्योर्ड अगेंस्ट कंपनी एसेट। आपको कभी कभी जैसे आप इनसे जब डिबेंचर कंपनी इशू करती है, ठीक है, मान लो 1 करोड़ की कैपिटल रेस करी है, तो इसको सिक्योरिटी या कोई एसेट्स वगैरह भी एज अ सिक्योरिटी रखने पड़ते हैं, एज अ गिरवी रखने पड़ते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में रखने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि अब डिबेंचर आपने देखा होगा कुछ सिक्योर्ड होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड होते हैं। तो सिक्योर्ड डिबेंचर वालों के सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि इन केस हम पैसा नहीं दे पाए तो आप हमारे जो भी एसेट है उनको बेच के अपना पैसा जो है वो ले सकते हैं। तो मतलब कि वो सिक्योरिटी दे देते हैं। कभी कभी चार्ज ऑन एसेट भी होता है, तो जैसे टाइप भी है इसके, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, आपको याद नहीं करना सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्या है, बस इतना याद रखना। जो सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं उसमें कंपनी सिक्योरिटी भी देती है उनको, कि अगर नहीं दे पाई तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। लीगल रेमेडी, इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे इंटरेस्ट ऑफ प्रीपे प्रिंसिपल, डिबेंचर होल्डर कैन टेक लीगल एक्शन, ठीक है। डिबेंचर होल्डर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं अगर कंपनी ने मान लो पैसा जो भी लिया है उसे ना इंटरेस्ट दे रही है और मान लो प्रिंसिपल भी नहीं वापस कर रही है, तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो एज अ डिबेंचर होल्डर। रीपेबल, डिबेंचर आर जनरली रीपेड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये रीपे हो जाते हैं। शेयर में क्या था, शेयर में आपको थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आपका कंपनी चल रही, बिजनेस चल रहा है, आपको इनका रीपेमेंट नहीं करना है, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में करते हैं, बता देते हैं पहले से कि 5 साल बाद उसको खुद ही खरीद लेंगे, बट अदरवाइज नहीं होता ऐसा, ठीक है। बट डिवेंचर में ऐसा है कि आपको उनको जो भी जैसे 5 साल 6 साल जो बता दिया कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट इस साल तक रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न कर देंगे, तो ये रीपेमेंट इनका हो जाता है कंप्लीटली, आपको उनको क्लोज करना ही करना है। तो ये है डिवेंचर का। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि इससे सही तो शेयर लग रहा था, तो देखो सबकी कहीं ना कहीं एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अब इसमें भी है कि आपको मतलब पे करना है, प्रॉफिट में हो ना हो तभी देना ही देना है, तो एक थोड़ा फिक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी इसके थ्रू, तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट है शेयर और डिबेंचर में क्या फ़र्क है। शेयर पढ़ के आए हैं पूरा आप अच्छे से, और अभी हम आ गए हैं डिबेंचर पे, इसको भी हमने समझ लिया है। तो क्या फ़र्क है समझ लेते हैं। नेचर की बात करें तो ये आपको भी पता है, ये ओन्ड फंड है और कैपिटल का पार्ट है, मतलब कैपिटल का हिस्सा बनता है। शेयर खरीदे हैं, कैपिटल में कंट्रीब्यूशन किया है, और जो शेयर होल्डर है वो हमारे ओनर है, तो ये हमारी खुद की फंड है, ओन्ड फंड है, हमने किसी से बोरो नहीं किया है। बट यहाँ पे आपने क्या किया है, बोरो किया है, तो ये क्या है, बोरोड फंड है। दूसरा लोन कैपिटल, जो ये कैपिटल है ना, ये लोन के फॉर्म में आपके पास है, आपको इसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है। होल्डर्स का स्टेटस की बात करें तो शेयर होल्डर क्या है, ओनर है कंपनी के, इनका स्टेटस ये है कि ये कंपनी के क्या है, ओनर है। डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, ये क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, ये ओनर तो नहीं है, इनको हमने ओनरशिप राइट नहीं दिया ना वोटिंग राइट दिया है, इनको फिक्स परसेंट इंटरेस्ट दे रहा हूँ, हमें देना ही देना है, पूरा अमाउंट भी इनका वापस ही करना है, तो इन्होंने क्या दिया, कंपनी को लोन दिया है, तो ये क्या है, हमारे क्रेडिटर हैं। राइट टू रिटर्न की बात करें तो डिविडेंड पेड ओनली इफ प्रॉफिट इज अवेलेबल, ये हमें भी पता है, जब प्रॉफिट होगा तो ही हम डिविडेंड देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको देना ही देना है, हो या ना हो, बट हाँ अगर डिबेंचर की बात करें तो आपको इंटरेस्ट फिक्स रेट पे इनको देना ही देना है, नहीं दोगे, ठीक है, डिफॉल्ट करोगे तो वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो ये सिक्योर्ड नहीं होते, कोई एसेट वेसेट गिरवी नहीं रखता है बिजनेस, बट यहाँ पे सिक्योर करता है वो डिबेंचर को। सिक्योर डिबेंचर में हमने देखा कि वो अपना एज एसेट या कुछ भी स्टॉक वगैरह गिरवी रखेगा कि अगर आपको नहीं मिलता आपका पैसा या इंटरेस्ट तो आप उसको सेल आउट करके अपना जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर सकते हो, मीन्स अपना अमाउंट ले सकते हो। वोटिंग राइट की बात की जाए तो शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ये हमें पता है।
बट ये हमारे ओनर तो है नहीं, ये तो क्रेडिटर है, तो इनको हम कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं देते हैं। रिडम्पशन की बात करें, नॉट रीपेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये हमने देखा भी कि आपको इनको रीपेमेंट, जब तक बिजनेस चला तब तक इनकी रीपेमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको करना है कि आपको उनको पूरा पैसा वापस करना है। हाँ ये है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसमें तो आप खुद ही बोलते हो कि हम 5 साल बाद अपने जो शेयर है वो आपसे खरीद लेंगे, वो रिडीमेबल होते हैं कि उनका आपको पेमेंट करना है, बट इनका लाइफ टाइम पेमेंट नहीं करना है। जनरली रीपेबल आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, बट डिबेंचर में हम पहले से ही तय करते हैं कि हमने जो डिबेंचर इशू किए, जो आपसे लोन लिया है, पैसा लिया है, वो किस साल तक लिया है और कब हम आपका पेमेंट कर देंगे, और वो कर भी देंगे। ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट की बात करें, लास्ट क्लेम आफ्टर ऑल क्रेडिटर्स आर पेड। ऑफ कोर्स शेयर होल्डर को हम तभी पेमेंट करते हैं जब हमारे डेटर्स वगैरह हो गए, डिबेंचर होल्डर वगैरह हो गए, क्रेडिटर्स, ये सब इनका पेमेंट हो जाता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर, या तो आपने सीक्वेंस पढ़ा ही था, तो इनका पेमेंट क्रेडिटर्स के पेमेंट के बाद करते हैं। मतलब मान लो कि कंपनी बंद हो रही है तो जो उनको हिस्सा भी मिलेगा वो पहले क्रेडिटर का सारा जो भी बना है अमाउंट पहले वो हम रीपे करेंगे, उसके बाद जो बचता है वो उनको मिलेगा, बचेगा तो, अदरवाइज नहीं। इनको ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स के मुकाबले हम क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, इनको हम पहले रीपे करते हैं, उसके बाद हम शेयर होल्डर्स पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न। डिविडेंड अनसर्टेन है, फ्लैक्चुएट होते हैं विद प्रॉफिट। अगर हम बात करें कि कितने बार कैसे देते हैं, तो ऑफ कोर्स डिविडेंड प्रॉफिट जिस साल ज़्यादा हुआ उस साल ज़्यादा मिल गया, कम हुआ कम मिल गया, नहीं हुआ नहीं मिला, ठीक है, तो फ्लैक्चुएट करता रहता है। इंटरेस्ट लेकिन फिक्स्ड है, हमें पता है कि हमें इतना परसेंट रेगुलरली देना है तो हमें देना है। रिस्क टू होल्डर की बात करें तो यहाँ पे रिस्क क्या है, हायर है। प्रॉफिट लॉस बॉर्न बाय शेयर होल्डर, जो भी प्रॉफिट है लॉस है वो शेयर होल्डर को ही बॉर्न करना है, रिस्क हाई है। बट यहाँ पे रिस्क लो है, एज आपको पता है कि आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा आप लीगल, और अगर आपने सिक्योर डिबेंचर लिया है तो इवन आप जो भी कंपनी की सिक्योरिटी आपके पास है जो लिखी हुई है उसको आप बेच के अपना पैसा वसूल सकते हो, लीगली एक्शन ले सकते हो। तो रिस्क एज कंपैरेटिव टू शेयर क्या है, लोअर है। ठीक, तो डिबेंचर के हमने ये सारी बातें कर ली कि डिबेंचर के थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, पैसा रेस कर सकती है, कैपिटल रेस कर सकती है, फाइनेंस, कैपिटल बोलने से बेटर है कि आप बोलो कि फाइनेंस रेस कर सकती है। ठीक है, अब आता है कि और कौन कौन से सोर्सेज है और कहाँ कहाँ से आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पैसा आप ला सकते हो। तो उसमें से आपका आएगा एक लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, बैंक से लोन ले सकते हो। ठीक है, डिबेंचर इश्यू करने की जरूरत नहीं है, आप बैंक से क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। कमर्शियल बैंक्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस फर्म। कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो बिजनेस के लिए लोन वगैरह लेने के लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स है। दे प्रोवाइड लोन इन डिफरेंट फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द नीड, ड्यूरेशन एंड सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर। आप कैसी सिक्योरिटी दे रहे हो, क्या गिरवी रख रहे हो, आपकी कैसी ज़रूरत है, आपको कितने बार पैसा चाहिए होता है, उस हिसाब से ये आपको अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो किस तरीके से हमें ये लोन दे सकते हैं, क्योंकि देखो आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा बड़ा ही अमाउंट चाहिए हो एसेट लैंड के लिए। कभी कभी होता है बिजनेस को कि उसको डे टू डे ऑपरेशन के लिए, उसका मान लो बड़े लेवल पे हो तो डे टू डे ऑपरेशन में 1-2 लाख का खर्चा आता है, उसके लिए उसको बस चाहिए कि साइकिल घूम जाए मेरी, ठीक है, कैश फ्लो बना रहे, मेंटेन रहे, रॉ मटेरियल आ जाए, तो उसके लिए उसको चाहिए पैसे। तो उसकी ज़रूरत को देखते हुए बैंक अलग अलग तरीके से आपको क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो जैसे पहला है आपका टर्म लोन। टर्म लोन मतलब क्या होता है, ये वो लोन होता है जो एक फिक्स टर्म मतलब एक फिक्स टाइम के लिए लिया जाता है, जो बैंक आपको एक फिक्स टाइम के लिए देता है, यूजुअली 3 to 5 ईयर्स के लिए। यहाँ पे बैंक आपसे सिक्योरिटी लेता है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी कुछ गिरवी रखवाएगा और आपको वो अमाउंट जो है वो देगा। रीपेमेंट कैन बी डन इन लमसम और इंस्टॉलमेंट, आप EMIs बनवा सकते हो या लमसम उठा के क्या कर सकते हो, उसका पेमेंट कर सकते हो। इंटरेस्ट जो है वो टोटल जो भी लोन का अमाउंट हुआ है उस पर आपको देना पड़ेगा। जैसे कंपनी ने क्या किया, 10 लाख का टर्म लोन ले लिया SBI से, क्योंकि उसको नई मशीनरी खरीदनी थी। अब उसको इसका रीपेमेंट कब करना है, 5 साल में करना है, और वो हर साल इंस्टॉलमेंट देता है, मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट बनी जितने % के हिसाब से वो हर साल वो देता रहता है, और लास्ट में उसको क्या करना है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट मान लो पहले कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एट द एंड उसको पूरा अमाउंट जो है वो रिटर्न बैक
करना है इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमने समझा कि अगर बैंक को यूजुअली 2 से 5 साल या 3 से 5 साल के लिए लोन चाहिए तो बैंक से टर्म लोन वगैरह ले सकता है, उसके लिए उसको सिक्योरिटी देनी होगी और इंटरेस्ट फिक्स हो जाएगा, जो कि वो इंस्टॉलमेंट में भी रीपे कर सकता है अमाउंट लोन का, या फिर लमसम में भी दे सकता है। नेक्स्ट आता है आप कैश क्रेडिट कर सकते हो। कैश क्रेडिट बैंक से आपको मिल सकता है, ये भी एक फॉर्म ऑफ लोन है। इसमें क्या होता है कि आपको बैंक एक लिमिट दे देती है, जिस लिमिट तक आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो मनी जब भी आपको ज़रूरत है। अब बिजनेस को क्या होता है, उसको डे टू डे ऑपरेशन में क्या है, रिक्वायरमेंट रहती है। बड़े बड़े बिजनेस उनको 1-2 लाख की, छोटे छोटे बिजनेस को 30-40 हज़ार की रिक्वायरमेंट रहती है। रॉ मटेरियल खरीदना है, कहीं सैलरी देनी है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कुछ करवाना है, तो उसके लिए बैंक के पास जाके वो क्या करते हैं, कैश क्रेडिट ले लेते हैं, कैश क्रेडिट ले लेते हैं, जिससे वो जब भी उनको पैसों की ज़रूरत है वो उसको क्या कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइक क्रेडिट कार्ड फॉर बिजनेसमैन। जैसे कि रिवॉल्व क्रेडिट कार्ड होता है ना, जब बिजनेस को चाहिए तो स्वाइप करके पैसा उधार में ले सकता है, फिर वो रीपे कर सकता है, उसी तरीके से ये आपका होता है। हाँ, बिजनेस के पास बैंक के पास जाते हो, वहाँ पे आप उनसे कहते हो कि मुझे कैश क्रेडिट चाहिए, तो वो आपका पेपर वर्क वगैरह करके, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के, स्टेटस वगैरह देख के आपको कैश क्रेडिट लिमिट दे देता है कि आप इस लिमिट तक जब भी आपको कैश की ज़रूरत है आप क्या कर सकते हो, विदड्रॉ कर सकते हो। तो इंटरेस्ट जो है वो उसी अमाउंट पे चार्ज होगा जो आपने विदड्रॉ किया है, नॉट ऑन द टोटल लिमिट। जैसे मान लो मुझे 5 लाख की, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 6 लाख मान लो, 6 लाख की आपको लिमिट दे दी है बैंक ने, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपने, जैसे मुझे कितने की ज़रूरत पड़ी, मुझे आज मान लो सिर्फ 1 लाख की ज़रूरत पड़ी, तो बिजनेस क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, सिर्फ 1 लाख पे आपका इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करेगा। मान लो फिर आपने 50,000 ले लिया, तो फिर वो जिस दिन से 50,000 लिया है उस पर 50,000 से उस दिन से, और जिस दिन पहला लिया था उसका तो उस टाइम से चल ही रहा था। फिर मान लो आपने 20,000 पे कर दिया, ठीक है, आप इससे निकाल भी सकते हो, उसमें डाल भी सकते हो। तो मान लो आपने उसमें पैसे वापस कर दिए, डाल भी दिए 20,000, तो फिर 20,000 जब से डाल दिया तब से माइनस होके फिर जो अमाउंट होगा उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से चलता है आपका ये कैश क्रेडिट। यूजुअली स्टॉक, इन्वेंट्री या अदर करंट एसेट खरीदने के लिए बिजनेस क्या करता है, इस तरीके की कैश क्रेडिट लिमिट ले लेता है बैंक से, और इसके अगेंस्ट उसको सिक्योरिटी वगैरह भी देनी पड़ती है कि मान लो अगर मैं आपका जो भी, ऑफकोर्स आपने तो मुझे पैसा दे ही दिया, क्रेडिट लिमिट दे ही दी, और मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, मान लो नहीं पे कर पाया, तो आप मेरा जो भी मैंने एज अ सिक्योरिटी रखा है उसको बेच के अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो। और जो ये कैश क्रेडिट होता है वो यूजुअली 1 साल के लिए आपको दिया जाता है, और 1 साल बाद आपको इसको फिर से रिन्यू करवाना होता है, ठीक। जैसे यार ट्रेडर को कैश क्रेडिट लिमिट बैंक से मिल गई 20 लाख की, और उसने सिर्फ 5 लाख विड्रॉ किया, तो इंटरेस्ट सिर्फ 5 लाख पे लगेगा, ना कि पूरे 20 लाख पे। तो जितना आप यूज़ करोगे, लिमिट जितनी मिली है आपको, उसमें से जितना यूज़ करोगे इंटरेस्ट आपको सिर्फ उसमें उतना ही देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कैश क्रेडिट क्या है आपका, कि बैंक आपको एक लिमिट दे देता है कि आप इस लिमिट तक अपने अकाउंट से क्या कर सकते हो, मनी विड्रॉ कर सकते हो। जितना विड्रॉ कर रहे हो उस पर आपको लिमिट तो तय है कि 5 लाख तक है आपके, मान लो करंट अकाउंट में उसने डाला है, क्रेडिट कार्ड लिमिट इशू करी है, विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। थ्रू आउट 1 ईयर मान लो चल रहा है आपका, कर सकते हो अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, या जब भी आपको लग रही है नीड है, रिक्वायरमेंट है, मशीन खरीदनी है, कुछ खरीदना है, कर सकते हो। बट एट द एंड आपको उसका रीपेमेंट वगैरह भी करना रहेगा, और जितना आप यूज़ करोगे उस पर ही ब्याज लगेगा, फिर रीपे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार निकाल लिया तो फिर निकाल लिया, अगर आपको लग रहा है आपके पास आ गया आप उसको वापस करके फिर से लिमिट को बढ़ा सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक तरीका है बिजनेस के लिए पैसों का। वो क्या है कि बिजनेस के पास क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज पहले समझो क्या होता है। जैसे मान लो ABC लिमिटेड एक कंपनी है, वो गुड्स बेचती है 1 लाख का, किसको, दूसरी कंपनी को, XYZ को, ऑन 3 मंथ्स क्रेडिट। कभी कभी हम उधार में गुड्स बेच देते हैं, तो एक कंपनी ने क्या किया, ABC कंपनी ने क्या किया, दूसरी कंपनी XYZ को गुड्स उधार पे दे दिए हैं 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, XYZ ने इनको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब उसमें वो लिख के देते हैं कि हमने इतने रुपए का गुड्स जो है वो उधार में लिया है, और इस तारीख तक हम आपका पैसा जो है वो आपको वापस कर देंगे, ठीक है। पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, अब नहीं यूज़ होता, पहले होता था, जिसमें जो भी आपका डेट ये है आपके लिए तो डेटर होगा, आपको इससे पैसे वसूलने,
तो वो आपको प्रॉमिस करता है कि मैं आपका जो भी अमाउंट है 1 लाख है वो 3 महीने के बाद पे कर दूंगा। एबीसी के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया है। अब एबीसी को लगा कि नहीं यार, मैं 3 महीने तक वेट नहीं कर सकता, मुझे तो अभी 1 महीने बाद रियलाइज हो कि मेरे को ज़रूरत है पैसों की, मुझे अर्जेंटली कैश चाहिए। अब मैं क्या करूं, अब मैं यही बिल ऑफ एक्सचेंज जाके बैंक के पास चला जाऊंगा, बैंक से कहूँगा कि बैंक देखो मैंने इसको, ये जो पर्सन है इसको, इस कंपनी को उधार में ये गुड्स दिए हैं, और देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें इसका प्रॉमिस है कि ये पैसा इस तारीख को 3 महीने बाद पूरा रिटर्न कर देगा। तो बैंक क्या करता है, बैंक कहता है ठीक है मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आपका ये जो बिल है, जो लाए हो बिल, इसको मैं डिस्काउंट करूंगा। डिस्काउंट मतलब कि 1 लाख का बिल है लेकिन मैं आपको 97,000 रुपीज़ क्या करूंगा, दे दूंगा। मैंने डिस्काउंटिंग चार्ज बैंक ने काट लिए, भाई बैंक भी तो अपना फायदा देखेगा, क्यों आपको पूरा 1 लाख दे दे। वो क्या कहेगा कि मैं आपका भाई कोई डिस्काउंट अपना भी काटूंगा, ठीक है, उस डिस्काउंट के बाद आपको जो भी अमाउंट बन रहा है वो दे दूता हूँ। तो उसने कहा कितना, तो उसने कहा कि मैं 3,000 एज अ डिस्काउंट चार्ज काटूंगा, इसको तोड़ने के चार्ज, क्योंकि तुमको भी तो पहले से ही पैसा दे रहा हूँ, अब तो मुझे वसूलना पड़ेगा उससे जाके, तो मैं भी तो अपना फायदा सोचूंगा। तो कहा ठीक है तुम मुझे 97,000 दे दो, ठीक है, बिजनेस को मिल गया 97,000 बैंक से। अब 3 महीने बाद जो XYZ है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, बैंक के पास है, वो बैंक को क्या करेगा 1 लाख रुपए पे कर देगा एज पर द प्रॉमिस। तो ये होता है आपका डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि जब आपको ज़रूरत है और आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप उसको बैंक से ज़्यादा जाकर डिस्काउंट करा के अपनी जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसको पूरा कर सकते हो, और बैंक आपको डिस्काउंटिंग चार्ज काटने के बाद वो फंड की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, ठीक है। तो बैंक का रोल यही होता है कि वो मनी दे देता है कुछ चार्ज काटने के बाद, और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस की तरह बिजनेस के लिए काम करता है, ठीक है। मैंने उधार पे गुड्स दिए, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया, अब बिल ऑफ एक्सचेंज में मुझे लग रहा है कि ठीक है मैं वेट कर सकता हूँ तो ठीक है, बट अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो बैंक से जाके उसको डिस्काउंट करा के अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता हूँ। तो कमर्शियल बैंक इस तरीके से भी आपको फंड देती है। नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट एक टेम्पररी फाइनेंशियल फैसिलिटी, मतलब यानी कि परमानेंट बेसिस पे मिलती है आपको, टेम्पररी, जब आपको रिक्वायरमेंट है तब आप उससे लिमिट होती है, उससे ओवर क्या कर सकते हो, बैंक अकाउंट से अपने विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। गिवन बाय बैंक टू इट्स करंट अकाउंट होल्डर कस्टमर, जो करंट अकाउंट होता है जिनका बैंक के पास, बिजनेस यूजुअली जिनका करंट अकाउंट है बैंक के पास, तो बैंक उनको क्या करती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है कि आप 1 लाख तक मान लो आपके अकाउंट में नहीं है, आपके अकाउंट में 20,000 है, आपको मान लो किसी की पेमेंट करनी है और आपको 50,000 रुपये उसको देने हैं, तो आप उसको 50,000 का चेक काट के दे सकते हो। अब आपको तो लगेगा कि बैंक में तो सिर्फ 20,000 है, तो बैंक तो मेरा चेक क्या कर देगा, डिसऑनर कर देगा, डिसऑनर मतलब जैसे बाउंस कर देगा, ठीक है। तो आपको तो ये लग रहा होगा, बट बैंक ने आपको क्या दे के रखी हुई है, ओवरड्राफ्ट। आपने अप्लाई किया था बैंक के पास कि मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए आपसे, कि जब मुझे अपने अकाउंट में जितना पैसा उससे ज़्यादा भी विड्रॉ करना है तो आप मुझे वो विड्रॉ करने दोगे। तो बैंक ने आपको 1 लाख की लिमिट दे रखी थी, आपने दूसरे वाले पर्सन को 50,000 का चेक काट के दिया है, आपको पता है आपके अकाउंट में सिर्फ कितना है 20,000, आपको लग रहा है डर कि शायद बैंक बाउंस कर देगी, चेक को डिसऑनर कर देगी, बट आप भूल गए कि लिमिट तो आपको मिल रखी है, तो बैंक क्या करेगी, उस चेक को पास कर देगी। क्यों, क्योंकि वो ये सोचेगी क्या ये एप्लीकेबल होगा कि 30,000 रुपये आपने ओवर विड्रॉ करे हैं, मतलब ओवर ड्राफ्ट किया है, ठीक है, अपनी लिमिट से, ओवरड्राफ्ट लिमिट से उसको यूज़ किया है। अब ऐसे ही नहीं सिर्फ अलाउ कर देती है, उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी आपका, कि अब आपने जब जिस टाइम से लिया है उसको 1 साल तक का यूजुअली होता है, तो वो अगर आप इस साल तक नहीं करते तो वो परसेंटेज एक जो है फिक्स इंटरेस्ट की वो चार्ज करेगी, और आपको एट द एंड जो पूरा अमाउंट है विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर दिस अरेंजमेंट बिजनेस एंटरप्राइज इज अलाउड टू विड्रॉ मोर मनी देन बैलेंस अवेलेबल, जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा क्या कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है करंट अकाउंट से, एक सर्टेन लिमिट तक जो बैंक ने फिक्स कर रखी है। जैसे मान लो बिजनेस के पास 50,000 है उसके करंट अकाउंट में, बट द बैंक गिव्स एन ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 1 लाख, लेकिन बैंक से आपको कितनी लिमिट मिल गई विड्रॉ करने की, वो मिल गई है 1 लाख की, कि आप 1 लाख तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हो भले ही आपके अकाउंट में 50,000 ही पड़े हैं। तो बिजनेस अब 1.5 लाख तक क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि 50,000 तो मेरे पास ऑलरेडी है, और 1 लाख तक मैं और ओवर भी विड्रॉ कर सकता हूँ।
तो फिर मेरे पास कितनी कैपेसिटी आ गई विड्रॉ करने की, वो है 1.5 लाख। बट जो मैं 1 लाख कर 1.5 लाख करूँगा ना विड्रॉ, उस पर मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो जो भी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की नीड होती है वो आप इससे क्या कर सकते हो, पूरी कर सकते हो। रिक्वायरमेंट है आपकी, कोई शॉर्टेज हो गई फंड की, मान लो मुझे पेमेंट करना था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैंने ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है, तो बैंक के थ्रू मैं उस लिमिट को यूज़ करके अपना पेमेंट वगैरह कर दूंगा। तो इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ, जो विड्रॉ करोगे उस पर ही आपको इंटरेस्ट देना, चाहे वो कैश क्रेडिट हो चाहे वो ये हो, जो यूज़ करोगे इंटरेस्ट उस पर ही देना। ऐसा नहीं कि जो अमाउंट सैंक्शन हो गया है आपको पूरा उस पर देना है। इसके लिए भी बैंक के पास जाना होता है, बैंक बिजनेस को करंट अकाउंट है उनका, एप्लीकेशन देनी होती है, पूरा वो वगैरह प्रोसेस करेंगे, देन ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने बैंक गिफ्ट में दे रही है और आपको भी मिल जाएगा, नहीं, प्रोसेस है वो करना पड़ेगा, देन ही आपको ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ बैंक से मिलती हैं। तो ओवरड्राफ्ट क्या है, करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है, टेम्परेरी या शॉर्टेज नीड है, कोई ज़रूरत पड़ गई टेम्परेरी बेसिस पे तभी आप इसको यूज़ करते हो। शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है यूजुअली लेस देन 1 ईयर, और ये अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़े। लेकिन जो कैश क्रेडिट है ये बिजनेस को जो है वो सिक्योर्ड भी, मतलब सिक्योर्ड ही होगा, आपको सिक्योरिटी देनी होगी, गिरवी रखनी होगी। इन्वॉल्विंग विड्रॉ, रीपे विड्रॉ, आप विड्रॉ कर सकते हो, फिर उसमें पैसा डाल सकते हो, फिर विड्रॉ कर सकते हो, ये पूरा चलता रहेगा 1 साल तक का। ये भी होता है कॉन्टिन्यूस नीड के लिए, लाइक बिजनेस को ज़रूरत है हर दिन कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है, रिक्वायरमेंट है, तो उसने क्या किया, पैसा निकाला, खरीद लिया, मान लो फिर पैसा बेच के आ गया तो फिर उस लिमिट में डाल दिया, फिर उतनी लिमिट हो गई, तो वो पूरा इससे रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। बिजनेस की वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए ये उसको यूज़ करता है कैश क्रेडिट को। ये जब भी कोई टेम्परेरी नीड आ गई या शॉर्टेज हो गई तब हम ओवरड्राफ्ट करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं कि रोज़ डेली हमें अपने खर्चों के लिए हम उसको करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो हमने ये देखा समझा, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ही वैल्यूबल है। आप भी बिजनेस करोगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल नीड को आप पूरा करोगे, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज हैं, चाहे शेयर करो, चाहे डिबेंचर करो, चाहे कैश क्रेडिट ले लो, चाहे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज़ करो, चाहे बिलो एक्सचेंज डिस्काउंट करवा लो, ठीक है। तो हमने डिटेल में इन सारे सोर्सेज को देखा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अपने लेवल पे इसको एक बार रीड करना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहो, वीडियो को देखो, सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करते रहो, सब पे वीडियो है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करो, ठीक है। थैंक यू।